हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो आज आपकी मान के चलिए एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की आज आपका लास्ट एक टेस्ट मानकर चलिए। इसके बाद आपकी कोई भी आपकी टेस्ट नहीं होने वाला है। आज आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है आपके ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित। आपकी आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो से ही आपको कई क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे और एक तरीके से आज आपका एक टेस्ट भी आज आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी एक्चुअली में कितनी हो चुकी है और आपका कितना स्कोर आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो के अंदर लिए हैं जो सेम आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है, जैसा पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को मैं शुरू कर लेता हूं। कुछ मिनट वैसे ही लेट हो गया हो। जैसी वीडियो को देखता हूं तो देखता हूं मेरे नाम से पता नहीं दुनिया भर के चैनल बने हुए हैं। तो कोई मेरी फोटो लगाकर वीडियो डालता है, कोई कुछ डालता है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरा सिर्फ यही यूट्यूब चैनल है। मैं इसी YouTube चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड करता हूं। इसके अलावा मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है। एक और मेरा YouTube चैनल है जिस पर मैं अपनी पर्सनल मेरी कोई चीजें डलती है। 2-3 वीडियो डली हुई है बस, ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो है कुछ, ठीक है। और एक सीपी स्टडी पॉइंट है बस। और मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है। जो दुनिया भर के मेरे नाम से YouTube चैनल बने हुए हैं वो सब फेक है। वो मेरे कुछ स्टूडेंट वगैरह कोई बना लेता है, कुछ और बना लेता है, वरना मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है। तो मैं खुद देखता हूं यार, इतने सारे बने हुए हैं, मैं किस किस को देखूंगा, ठीक। तो मेरा यही YouTube चैनल है जिस पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, जिस पर मैं पढ़ाता हूं, सब चीज कराता हूं, ठीक। तो चलिए करते हैं अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की शुरुआत। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और कई क्वेश्चन तो आज की वीडियो से भी आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ आपको अपनी मैराथन क्लास भी आपको दोबारा देखने को मिलने वाली है। मैंने कहा ना, जो थोड़ी बहुत जान बच गई है आपके सीटेट के एग्जाम में, उसको भी निकाल देने वाले हैं इन मैराथन क्लास से, जो आपकी क्वेश्चन आंसर वाली अब मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वाली मैराथन क्लास आपकी जल्दी ही मैं लेने वाला हूं। जैसा आपकी सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी वगैरह हो गया, इनकी भी मैं अब आपकी स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैराथन क्लास आप लोग वो देख लेना जो इससे पहले मैं करा चुका हूं आप लोगों के लिए। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि उन पर बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। अगर मैं बात करूं, पहले मैंने सीडीपी वाली कराई थी, तो यार मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मैराथन क्लास होगी जो 2 हफ्ते भी क्रॉस हुए और उस पर 2 मिलियन व्यू होने वाले, यानी 20 लाख लोगों ने उसको देख लिया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ईवीएस की जो एनसीईआरटी मैंने डाली हुई है उस पर 15-16 लाख लोगों ने उसको देख लिया है। तो बाकी मैराथन क्लास भी 1 मिलियन के क्रॉस हो गई है। तो सभी पर आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया और वहीं से आपको अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस एक सोशल साइंस वाली मैराथन क्लास है जिसमें आपको कुछ अलग से और मेहनत करनी पड़ेगी, वरना बाकी मैराथन क्लास में मैंने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया है, जो आपके एग्जाम को अच्छी तरीके से आपको उड़ा देगी, ठीक है। और एक इंग्लिश की मैराथन क्लास और बचती है और बाकी क्वेश्चन आंसर वाली मैराथन क्लास मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की शुरुआत। और साथ में जितना मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करोगे, देखिए उतना फायदेमंद है। बार बार मैं इस बात को आपसे कह भी रहा हूं कि पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है और बिना ऑनलाइन प्रैक्टिस करे बात नहीं बनने वाली। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस जाकर जरूर करना। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर आपका सेम अपना जो सीबीएसई का पैटर्न है उसी पर बनवाया हुआ है। तो आप लोग गूगल पर जाना, वहां पर लिखना sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, उस पर जाकर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना जितना भी हो सके, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ऑनलाइन उतना ही आपको फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की शुरुआत, जो आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर मैंने आपके लिए बनवाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दीजिए और साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है आपके नंदू हाथी से। तो देखिए नंदू हाथी के बारे में क्या क्या चीजें आपके सामने आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भाई, आपके नंदू हाथी के बारे में क्या क्या चीज दी हुई है। कि हाथियों के बारे में नीचे कुछ आपके कथन दिए हुए, स्टेटमेंट दिए हुए, उनके बारे में विचार करने हैं। तो करते हैं भाई एक एक करके आपके नंदू हाथियों के बारे में आपके विचार। पहला स्टेटमेंट है कि हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे आपके झुंड कहते हैं। बिल्कुल सही है कि हाथी जिस समूह में रहते हैं उसको झुंड कहते हैं। हाथी एक झुंड में रहते हैं। दूसरा, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो हाथी बेसिकली क्या रहता है, कुछ समय तक उस झुंड में रहता है, लेकिन एक समय के बाद हाथी वहां से उस झुंड से निकलकर चला जाता है।
हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती है, यह बिल्कुल गलत बात है। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथिनियां ही रह सकती है अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हाथी 4 से 5 साल की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, बिल्कुल गलत है आपका। हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल तक की एज तक की आपके किस में रहते हैं, झुंड तक रहते हैं। उसके बाद वो झुंड को छोड़कर अपना चले जाते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। और उसके बाद झुंड को वो छोड़कर चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं हाथी के बारे में और पॉइंट, जो हाथी होता है उसको कीचड़ में खेलना पसंद होता है। किसमें? हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है और इससे उसके शरीर को ठंडक भी बहुत मिलती है। हाथी को जो होता है, हाथी को अगर जब गर्मी लगती है तो हाथी को जब गर्मी लगती है तो गर्मी में वो अपने जो उसके कान होते हैं, बड़े बड़े कान आपने देखे ना, तो उनको हिलाकर वो अपनी हवा चलाता है, एक तरीके से मतलब हवा को फील करता है, हवा लेता है उनको हिलाकर। जब हाथी के सामने कुछ समस्या आती है, हाथी के सामने खतरा आता है, तो उसके बाद वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये नहीं कि इधर उधर भाग जाते छोड़ देते, तो आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। जब हाथी का जो छोटा बच्चा होता है, लगभग आपका 3 महीने का जो बच्चा होता है, अगर मैं उसके वेट की बात करूं, उसके वजन की बात करूं, तो भाई उसका वेट होता है आपका 200 केजी का, आपका हाथी के बच्चे का वेट होता है। जो हाथी होता है वो आपका डेली में आपका 100 केजी तक आपके पत्ते वगैरह तक के आपके चीजें खा लेता है, जो आपका हाथी होता है। हाथी यार आपका दिन में बहुत कम आराम करता है, ठीक है, दिन में बहुत कम आराम करता है, यानी दिन में बहुत कम सोता है। मान के चलिए एक दिन में 2 से 4 घंटे आपका हाथी दिन में आपका सोता है। अगर हाथी की बात करें तो हाथी के शिकार की भी बात आती है, जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, इससे पहले नहीं पूछा गया था कि हाथी का शिकार किस लिए किया जाता है। जो हाथी के दांत होते हैं, जो आपने 2 बड़े बड़े दांत देखे, तो उसके लिए हाथी का आपका शिकार भी आपका किया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हाथियों से संबंधित, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके हाथियों से आपके पूछे जाते हैं। तो ये बात होगी आपके हाथियों के बारे में। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जियों को खाने के लिए सलाह देता है? टाइफाइड में, यानी मियादी बुखार में, एनीमिया में, या फिर चिकनगुनिया में, या फिर डेंगू में? बताइए इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। देखिए जब डॉक्टर इस तरीके की आपकी चीजों को आपका प्रिस्क्राइब करता है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए, तो ये रोग होता है आपका एनीमिया का रोग होता है। किसका रोग होता है? आपका एनीमिया का रोग होता है। एनीमिया में बेसिकली आपका खून की कमी हो जाती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आप लोग इसमें, ये मैंने क्या लिख दिया, आपका हीमोग्लोबिन की कमी भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन आपका पूछा जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की आपकी कमी पूछी जाती है। देखिए जब खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आप लोग देखोगे जो हमारे नाखून है ये पीले पड़ जाएंगे, हमारी आंख है ये पीली पड़ जाएगी, शरीर हमारा पीला पड़ जाता है खून की कमी से, ठीक है। तो ये रक्त की कमी बोल सकते हैं आप लोग इसे, दूसरा नाम इसमें बोले तो ब्लड की जब कमी हो जाती है तब आपका एनीमिया का रोग आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें एक आपका पैरामीटर और आपको देखने को मिलता है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, अगर बच्चे के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए, अगर कोई 18 साल से कम नीचे का कोई बच्चा है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा आपकी कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर कोई लड़का है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बताओ कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई लड़की है उसमें कितनी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, क्योंकि पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में कई कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर बच्चे का परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.4 से लेकर आपका 14.9 डेसीलीटर तक की आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा इसके अंदर बच्चे की होनी चाहिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए एक बच्चे के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 10.9 है, तो उसके अंदर आपका किसकी कमी आपको देखने को मिल रही है? तो आप पर ब्लड की कमी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा देखने को मिल रही है, यानी कि एनीमिया का रोग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए। हाँ जी, नेटवर्क में कमी बिल्कुल नहीं है भाई आपकी, ठीक। अगली बात करते हैं आपके, अगर लड़कियों की बात पूछे तो लड़कियों में होती है आपकी 11.7 से आपकी 13.8 तक की आपकी होती है
डेसीलीटर में। अगर लड़कियों के बारे में आपसे पूछे तो आपको हीमोग्लोबिन का ये आपका पेरीमीटर आपसे पूछ लेगा। तो अगर आपके एग्जाम में पेरीमीटर पूछ ले डेसीलीटर में कि लड़कों में कितनी होनी चाहिए, लड़कियों में कितनी होनी चाहिए, अगर इनसे कम है, अगर आप में खून की मात्रा, ब्लड की कमी कम है, तो समझ लेना वहां पर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, बच्चा एनीमिया के रोग से आपका शिकार है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, ईवीएस में पेडागोजी भाई करा चुका हूं, जाके देख लीजिए, मैराथन क्लास पूरी डाली हुई है ईवीएस पेडागोजी के नाम से। आप जाके सर्च तो करिए ईवीएस पेडागोजी मैराथन क्लास, भाई सचिन नाम के डाल के देखिए, आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। जितने भी आपके सब्जेक्ट है यूट्यूब पर सर्च मार के देखो, सीडीपी मैराथन क्लास बाय सचिन सर, ईवीएस मैराथन क्लास बाय सचिन सर, मैथ्स मैराथन क्लास बाय, सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। सर्च मार के देखते जाओ, आपको सभी मैराथन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, मैंने करा रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, मैच दी फॉलोइंग। यहां पर आपको मैच करना है, तो चलिए एक एक करके सभी को मैच कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैच करना है कि पहले यहां पर घोंसलों का विवरण दिया हुआ है, यहां पर पक्षी का नाम दिया हुआ है। तो पहले घोंसलों के बारे में पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है कि अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। तो भाई अपना घोंसला कौन नहीं बनाती, तो अपना घोंसला जो नहीं बनाती वो कौन है, वो है आपकी कोयल। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, तो इसका घोंसला कौन बनाता है, इसका घोंसला बनाता है कौवा, क्रो। जो क्रो होता है ये इसका घोंसला बनाता है, और इस पक्षी के लिए घोंसला बनाने के साथ साथ ये इसके घोंसलों को सेने का भी काम करता है। ठीक है, और जो कौवा होता है ये पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। किस पर, पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ लकड़ी की टहनी से या फिर लोहे की तार से इनका यूज करके अपने घोंसले को बनाता है। और कोयल से क्या कहता है, कोयल एक काम कर, तू घोंसला मत बना, मैं तेरा घोंसला बना देता हूं। ठीक है, और एक काम कर, तेरे अंडे को सेने का भी काम मैं करता हूं, तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूं ना तेरे लिए। तो इस तरीके का काम आपका कौवा करता है। अच्छा, एक जेंटलमैन पक्षी और है, ऐसा ही जैसा कौवा है ना, इसकी तरह एक और जेंटलमैन पक्षी है, उसका नाम है आपका मेल वीवर बर्ड, नर वीवर पक्षी। ठीक है, नर वीवर पक्षी, वो भी बिल्कुल आपका भाई कौवे की प्रजाति का है। ठीक है, ये तो खाली आदमी बदनाम है। ठीक है, वो भी नर वीवर पक्षी क्या होता है, जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो भी क्या काम करती है, स्वयंवर रचाती है एक तरीके का। नर व्यूवर बर्ड अपने घोंसले सजा के तैयार रखते हैं कि चलो भाई स्वयंवर रचने वाला, शादी होने वाली है, तो सब अपने घोंसले बढ़िया तरीके से सजा कर रखते हैं। फीमेल व्यूवर बर्ड आएगी, सबके घोंसले चेक करेगी, जो उसे बढ़िया रखेगा, बढ़िया दिखेगा, उसमें जाके वो शिफ्ट हो जाएगी। जैसे पुराने टाइम में स्वयंवर होता था, तो जो लड़की होती थी, रानी होती थी, वो सबको चेक करती थी कौन सा बढ़िया लग रहा है, और जाके उसके गले में जाके फिर माला डाल देती थी। तो इसी तरीके का काम व्यूवर पक्षी के साथ होता है। जो फीमेल होती है, जो मादा व्यूवर पक्षी होती है, वो चेक करती है किस नर व्यूवर पक्षी का घोंसला बढ़िया है, फिर उसमें जाकर जो है अपना घोंसला वो ट्रांसफर कर देती है, अपने घर को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, उसी तरीके का जेंटलमैन आपका कौवा भी होता है, वो कोयल के लिए अपना जो है घोंसला तैयार कराता है, मतलब कोयल उसके घोंसले में अपने अंडे देती है, और इसके अंडों को सेने का काम भी कौन करता है, कौवा करता है। और बदनाम इंसान होता है कि ये देखो मैन विल बी मैन का कॉन्सेप्ट इंसान चलाते हैं, इनके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। अभी एक और आने वाला है, अभी एक जानवर भी आने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला कौन बनाता है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है कलचिड़ी। और किससे बनाती है, आपकी जड़ों से, बाल रुई ये आपकी बिछी हुई होती है इसके घोंसले में। झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीली चोट से सीकर बनाना। देखिए, जब मैंने कहा था जो पत्तियों को सीकर बनाती है, ठीक है, वो कौन बनाती है, पत्तों को सीकर बनाती है, वो बनाती है आपकी दर्जन चिड़िया। कौन, दर्जन चिड़िया, जिसका दूसरा नाम है आपका टेलर बर्ड। अब देखो इसके नाम में ही पता चल रहा है, टेलर बर्ड, टेलर बर्ड, या इसे बोल दो दर्जन चिड़िया, यानी कि दर्जी। दर्जी क्या काम करता है, कपड़े बनाने का काम करता है, कपड़े को सीने का काम करता है। तो जो चिड़िया भी क्या है, ये भी क्या काम करती है, जो पत्तियां रहती है ना, अपनी चोंच से उनको सीती है, और सीकर अपने घोंसले का निर्माण करती है, अपने घोंसला बनाती है। तो ये कौन काम करती है, दर्जन चिड़िया। अगला है छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला कौन बनाती है, लटका हुआ घोंसला बनाती है आपका शक्करखोरा बनाती है, यानी कि आपका सनबर्ड बनाती है। तो इस तरीके से आपका ये मैच द फॉलोइंग बन जाएगा, जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आपको
दिख रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका मैच दी फॉलोइंग। आएगी भाई इंग्लिश मैराथन आपकी जल्दी आएगी, टेंशन ना लो। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां पर आपके कुछ घर दिए हुए, एक नंबर का क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में घरों से भी आपको देखने को मिलता है। आपको घर दिए हुए, सामने उनको स्टेट दिए हुए, और यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग आपको करना है। तो चलिए एक एक करके मैच द फॉलोइंग करते हैं, तो देखते हैं कौन सा मैच द फॉलोइंग आपको करना पड़ेगा। पहला दिया हुआ है आपको हाउस वोट, तो हाउस वोट का करते हैं भाई। हाउस वोट कहां पर आपको देखने को मिलती है? हाउस वोट आपको देखने को मिलती है श्रीनगर के अंदर। तो श्रीनगर करते हैं भाई, श्रीनगर तो कहीं भी नहीं है यहां पर, तो श्रीनगर भाई कहीं पर भी नहीं है, तो इसको तो आप लोग काट दो। अगला है आपका कि पत्थर के बने घर, और जो उनकी फर्श और छत है वो कैसी है आपकी? लकड़ी की। ये किसके होते हैं? ये बने होते हैं आपके लद्दाख के, जिसको क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट जिसको कहा जाता है, लद्दाख को। ठीक है, इनके घर कैसे बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं, और फर्श और छत कैसी होती है? लकड़ी की बनी होती है। अगला है मिट्टी के बने घर, तो मिट्टी के घर किसके बने होते हैं? और कटीली झाड़ियों की, तो मिट्टी के घर बने होते हैं आपके राजस्थान के बने होते हैं आपके मिट्टी के घर। ठीक है, अगला है पत्थर और लकड़ी के बने घर, और जो छतें होती है वो बनी होती है आपके ढालू जो है छतें बनी होती है। ये किसके बने होती है? ये बनी होती है आपकी मनाली की, यानी कि आपके हिमाचल प्रदेश की, और जहां पर आपको बारिश ही बारिश आपको देखने को मिलती है और ठंड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके मनाली के आपके घरों की आपकी विशेषता है। ठीक, उसके अलावा मजबूत बांसों के बने घर, बांसों के यानी बंबू के घर किसके बने होते हैं? तो बंबू के यानी कि बांसों के घर बने होते हैं आपके असम के। किसके? असम के आपके बांसों के घर बने होते हैं, जिसका रीजन क्या होता है? बांसों के ऊपर आपके घरों को बनाया जाता है ताकि जो बारिश आए, क्योंकि बारिश बहुत देखने को मिलती है, ताकि जो बारिश आए वो नीचे से ही चली जाए, और जो घर होते हैं ऊपर बने होते हैं वो सेफ रहे, इसलिए बांसों पर उन घरों को बनाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका यहां पर मैच द फॉलोइंग हो जाएगा, जिससे आप लोग अपने इन घरों की विशेषताओं के बारे में एक नंबर कंफर्म कर जाओगे। अगला क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक, सर मेरा 90 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्या करें, कैसे बढ़ाए उसके अंदर? भाई देखो, मॉक टेस्ट के ऊपर जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के 130 आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लोग बढ़ाइए। अगर उस पर कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट के ऊपर आप लोग लगा रहे हो, कम नंबर उसके ऊपर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या काम करो, नोट्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो फिर। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट पर आपको रियल आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि टाइम आपका चलता रहता है, हिंदी इंग्लिश आपको कन्वर्ट करनी होती है, तो वहां पर आपको पेपर वाला फील आपको देखने को मिलता है। तो आपको जो मॉक टेस्ट पर आपको देखने को मिल रहा है वो आपका रियल आपका टेस्ट निकल कर आ रहा है। क्योंकि अगर वहां पर आपको कम नंबर आ रहे हैं ना, तो फिर आप पहले नोट्स के अंदर आप क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस करो। अगर ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं, फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करो। और अगर 120-30 आ रहे हैं, तो भाई फिर तो मॉक टेस्ट पर ही ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट की कमी आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके, अगर आपके एवरेज स्पीड से पूछा गया है, आपके चाल और दूरी से क्वेश्चन पूछा गया, तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो इसके ऊपर एक बार भाई नजर डाल लेते हैं। पहले ही आंसर बता दिया, रटा हुआ क्वेश्चन है भाई आपको तो इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात केरल के लिए बैठा, और यह ट्रेन सूरत से 20:45 यानी 8:45 पर चली, और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी डिस्टेंस दे दिया यहां पर 2200 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या है? एक नंबर का क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड का जरूर आपके एग्जाम में आना है, कंफर्म कर लो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एक नंबर दिलाकर ले जाएगा। सिंपल सा आपको इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे आपका समय। ठीक है, दूरी बटे आपका समय, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको इसके अंदर लगाना है और कुछ भी नहीं करना। और जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आज तक का इतिहास है, एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। और कहां से कहां तक है वो? 29 सितंबर 29 सितंबर को वो चला भाई, और 29 सितंबर को जब वो चला तो कितने बजे चला वो?
वो चला गुजरात से केरल के लिए 20:45 पर, ठीक 20:45 पर वो चला, तो चल दिया भाई वो 20:45 पर। और कब पहुंचा? 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पे। तो 1 अक्टूबर को कितने बजे पहुंचा? 12:45 पर चला। तो भाई टाइम निकाल लो, सॉरी 12:45, 48 नहीं, 12:45 पर। तो 29 से 30 सितंबर, ठीक है। अब देखो 29 से जब 30 सितंबर पर जाएंगे तो यहां पर 20:45 तक का कितना टाइम हो जाएगा? यहां पर पूरे हो जाएंगे 24 घंटे। कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। भाई 20:45 से अगले जो है 20:45 तक 24 घंटे हो गए। अब ये 20:45 जो है ये 8:45 है, यानी कि ये रात के 8:45 ही तो है। तो ये तो हो गए पूरे 24 घंटे। अब यहां पर जो अगर मैं इसमें 12 घंटे और जोड़ दूं तो ये हो जाएंगे 8:45, यानी कि सुबह के आपके 8:45 हो जाएंगे। यानी इसमें मैंने 12 घंटे और जोड़ दिए, तो ये सुबह के 8:45 हो गए और उसके बाद 12:45 ही हो गए। तो 8:45 में 4 घंटे और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 12:45। तो ये 4 घंटे और हो गए। तो 24 और 12 और 4 कितने हो गए? 4 2 6, 4 10 की जोड़ हासिल, 1 2 3 और 1 4, यानी कि 40 घंटे। तो टाइम मेरा निकल कर आ गया 40 घंटे, ठीक है। 40 घंटे मेरा टाइम निकल कर आ गया। डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस है? 2200 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख दो। एवरेज डिस्टेंस कितना है? 2200। तो 2200 मैंने ऊपर रख दिया, ये डिस्टेंस मेरा निकल कर आया। टाइम कितना निकला मेरा? 40 घंटे। 40 घंटे नीचे रख दिया, काट दो, 0 से 0, 4 5 10, 4 5 10, 55 किलोमीटर पर आवर आंसर मेरा निकल कर आ गया। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनमें वैल्यू पुटअप करनी है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और कुछ भी आपको ज्यादा करने की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, तो ज्यादा इसमें आपको तिगड़मबाजी नहीं लगानी कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको मैच दी फॉलोइंग दोबारा करना है। इसके ऊपर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके कुछ जानवर दिए हुए, कुछ पक्षी दिए हुए, ठीक है, और यहां पर उनकी विशेषताएं दी हुई है। तो उन विशेषताओं को उनसे आपको मैच दी फॉलोइंग करना है एक एक करके। तो चलिए करते हैं मैच दी फॉलोइंग, ठीक। कौन सा नोटिफिकेशन का कोड अपडेट करना है भाई? पूरा लिखा करो मैसेज ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए पहले दिया हुआ है इसमें आपसे कि हमसे 4 गुना दूरी से अधिक देखने वाला पक्षी। तो हमसे यानी मनुष्य से 4 गुना अधिक तक दूरी देखने वाले पक्षी कौन कौन से है? चील, बाज और गिद्ध। ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देखने वाले पक्षी है, ठीक है। चील, बाज और गिद्ध, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका चील, बाज और गिद्ध। तो ये हो जाएगा थर्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है दिन के लगभग 17 घंटे ये आपकी पेड़ की शाखा से उल्टे लटक कर सोने वाला है। तो ये आपका सुस्त जो आपका जानवर है, कौन सा आपका? भालू नहीं, भालू जैसा दिखने वाला, जिसका नाम है आपका क्या? स्लोथ। और कितने दिन तक जिंदा रहता है आपका? 40 वर्ष तक जिंदा रहता है आपका, ठीक है। और लगभग आपके 8 पेड़ तक पेड़ पर ही रहता है आपका। एक पेड़ की आपकी पत्तियां खाता है, जब उसकी पूरी पत्तियां खाता है इतना सुस्त रहता है, फिर बराबर वाले पेड़ पर चला जाता है, फिर उसकी पत्तियां खाना शुरू कर देता है। हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अपना सोच के लिए नीचे आता है। तो ये आपका सुस्त जानवर जिसका नाम आपका स्लोथ, जो आपका भालू जैसा दिखता है बट आपका भालू नहीं होता है, ठीक है। तो कहा है भाई स्लोथ छिपा हुआ, ये रहा आपका स्लोथ। पक्षी जिसकी आंखें सामने की तरह होती है, सामने की ओर होती है, यानी कि आपके मनुष्य की तरह होती है। और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पिछली बार ऑनलाइन पूछा गया था उल्लू, ठीक है। तो ये होता है आपका कौन? उल्लू, जो अपनी गर्दन को ऐसा कहा जाता है कि 360 डिग्री रोटेट कर लेता है। बट ये जहां तक वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई पक्षी 360 डिग्री रोटेट नहीं कर पाता। जहां तक है 260 डिग्री रोटेट कर लेता है, तो 360 डिग्री पूरा घुमा नहीं पाता, तो 260 डिग्री रोटेट कर लेता, मतलब काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। तो वो पक्षी होता है आपका कौन? उल्लू होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है आपका उल्लू होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी तक पहचान लेता है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका रेशम कीट, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जो काफी फेमस हो रखी है कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, जो आपका गाना चलता है, वो जीत मूवी का जो गाना गाता है, सनी देओल गाता है करिश्मा कपूर के लिए, ठीक है। तो ये कौन होता है? आपका रेशम कीट होता है। तो इस तरीके से आपके ये बन गए आपके मैच दी फॉलोइंग। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, सामाजिक कीट के अंदर जो सोशल इंसेक्ट होते हैं, सामाजिक कीट के अंदर कौन कौन से कीट आपको आते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए।
अभी पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, क्योंकि आज तो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए, ऐसा तो है नहीं पूरी के पूरे एनसीईआरटी के अंदर मैं आज आपको करा दूंगा। मैंने छाट छाट के क्वेश्चन लिए। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं, सोशल इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखो आप लोगों की कितनी नॉलेज हो रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दीजिए मुझे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में से अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था, उनके बारे में सही कथनों का आपको चयन करना है। तो भाई अल बिरूनी आ गए आपके, जो हमारे देश के अंदर आए थे, हमारे देश से बहुत प्रभावित हुए, हमारे देश के अंदर जो उन्होंने चीजें देखी, भ्रमण करा, और बेसिकली यहां पर जो हमारे देश की जो पानी की व्यवस्था थी, पानी का जो संरक्षण करना था, पानी का जो कंजर्वेशन किया जाता था, उससे बहुत प्रभावित हुए। और हमारे देश की इस चीज के बारे में उन्होंने जाकर अपने देश के बारे में बताया कि देखो हिंद के अंदर किस तरीके से उन्होंने ये चीजें बताई हुई है, किस तरीके से ये प्रथाएं शुरू की हुई है, और इसके बारे में किताब भी लिखी, ठीक है। उस किताब का नाम था आपका किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद, ठीक। उसके बारे में उन्होंने सब चीजें लिखी। तो आपको बताना है कि नीचे आपके जितने स्टेटमेंट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, उसके बारे में एक एक करके आपको चीजें बतानी है। पहला है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो परीक्षण किया उसके बारे में लिखा उस किताब के अंदर, जिसका मैंने आपको नाम बताया किताबुल हिंद। तो पहला सही है, वह अफगानिस्तान से आए थे, नहीं वह आपके उज्बेकिस्तान से आए थे। कहां से? उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है। राइटिंग मरवाएगी मेरी, तो राइटिंग ने बेकार कर रखा है नाम, ठीक है। वह आपके उज्बेकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से नहीं आए थे। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी थी, अलग लगी थी। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किताबुल हिंद से, जो उन्होंने लिखी हमारे देश के बारे में। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। जिस तरीके से तालाबों के बारे में हमारे देश के बारे में लिखा हुआ है, खासकर राजस्थान के अंदर आप लोग जाओगे, बावड़ी के बारे में देखोगे, तालाबों के संरक्षण के बारे में देखोगे, उससे बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। और अपनी किताबों के बारे में उन्होंने वो चीजें लिखी, ठीक। तो यार यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन आपका गलत है भी, यहाँ पर उज्बेकिस्तान आना चाहिए था, बाकी आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ यही ऑप्शन आपका गलत था। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आर्यनाथ। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अंदर आपका दिया हुआ है, ठीक। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आर्यनाथ एक सपेरा है, ठीक। और जब वह अपना वाद्य यंत्र, जिसको बोलते हैं बीन, बीन बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप के बीन पर अनुक्रिया करता है, जो रिस्पॉन्स करता है, उसका क्या कारण है? अच्छा देखो, फिल्मों के अंदर भी क्या काम करता है, जो हीरो होता है या जो विलन होता है, तो अपनी बीन बजाता है, और बीन बजाते ही दुनिया भर के सांप निकल कर आ जाते हैं। कोई भी सांप होता है और वो नाचना शुरू कर लेता है, ठीक है। या जो हीरोइन भी होती है, हीरो होता है, वो भी नाचना शुरू कर देता है। भाई यार सिंपल से एक बात बताओ, जब सांप के कान ही नहीं है, जब वो सुन ही नहीं सकता, तो नाच कैसे लेता है? तो बेवकूफ बनाया जाता है फिल्मों में हीरो हीरोइन या डायरेक्टर के द्वारा। जब उसके कान ही नहीं होंगे तो सांप सुनेगा कैसे? बेसिकली जो बीन होती है वो बीन की आवाज से नहीं रिस्पॉन्स करता जो सांप होता है। ये तो हमारा बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है, कि सांप जो होता है बीन की आवाज सुन के रिस्पॉन्स करता नहीं। सांप जो रिस्पॉन्स करता है वो बीन की मधुर गंध से नहीं करता, सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा नहीं। जब कान ही नहीं होते तो बाहरी कान का मतलब ही क्या हो गया, ठीक है। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना नहीं। ये तो मूवी के अंदर होता है कि उसको हीरोइन, जो हीरोइन होती है, इच्छाधारी नागिन होती है, उसको मार दिया होता है, आशिक को मार दिया होता है, फिर वो बदला लेती है, जा जाके अपने रूप बदल बदल के बदला लेती है। ये वाली कहानी भी नहीं होती। असल में क्या होती है, जो बीन द्वारा जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के प्रति वो रिस्पॉन्स करता है जो सांप होता है। जो सांप जितना भी रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो धरती में जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, या जो बीन से जो आपका वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के प्रति रिस्पॉन्स करता है। उस रिस्पॉन्स से अपना कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करता है, ना कि आवाज से अपना रिस्पॉन्स करता है। ये बात आप लोग समझ गए? तो सुनकर रिस्पॉन्स नहीं करता, वो वाइब्रेशन से रिस्पॉन्स करता है। आपको हमेशा ये वाली बात ध्यान रखनी है, वो वाइब्रेशन से रिस्पॉन्स करता है, कंपन से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब अगर कहीं भी कोई बीन बजाए सपेरा, तो सपेरे से पूछ लेना जाके कि भाई साहब जब इसका कान नहीं है तो कहा इसके कान को फोड़ता फिर रहा है तू, ठीक है, बेफालतू में हमारा भी पागल बना रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा अगर मैं सांप की बात करूं तो भाई जो सांप होता है, तो 4 तरीके के जहरीले सांप आपके पाए जाते हैं।
नाग, करैत, दुबैया और अफाई हमारे देश के अंदर ये 4 तरीके के आपके जहरीले आपके सांप ये पाए जाते हैं। उसके अलावा सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं, 2 जहरीले आपके दांत होते हैं, ठीक है, जिनको आपका विष दंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनका? विष दंत भी कहा जाता है। जिनसे क्या काम करता है, जो जहर होता है वो इंजेक्ट करता है, ठीक है, जो मतलब जहर को पहुंचाता है बॉडी के अंदर, इन्हीं 2 दांत की वजह से वो बॉडी के अंदर पहुंचाता है। और जो जहर होता है, जो सांप का जो जहर होता है, इसी से क्या होता है, वो सीरम बनाया जाता है। मतलब जो इसकी दवाई बनाई जाती है, जो सीरम बनाया जाता है, सांप के जहर की जो दवाई बनाई जाती है, सीरम बनाया जाता है, वो इसी सांप के जहर से बनाया जाता है, ठीक है। और जो आसपास के जो स्टोर होते हैं, सामुदायिक केंद्र होते हैं, वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसी की वजह से, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए सांप के बारे में। और बाकी इसकी पूरी स्टोरी है कालबेलिया के बारे में, जो वहां की जो प्रजाति होती है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सांपों को। और जो शादी भी करते हैं अपने लड़कियों की करते हैं, लड़कों को करते हैं, तो दहेज में भी सांपों को देते हैं, ठीक है। करवानी हो तो भाई करवा लेना किसी से, ठीक है। तो ये सब पूरी की पूरी एक स्टोरी आपके चैप्टर में दी हुई है, जो मैंने मैराथन क्लास में पूरा इसको बता दिया था, ठीक। चलिए बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट की ओर, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। आ गया आपका खेजड़ी वृक्ष आ गया, तो खेजड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम कब से शुरू होगा सर? एग्जाम कब से शुरू होगा सर? एग्जाम, अरे भाई रुक जा। एग्जाम अभी तक आपके आ जाने थे एडमिट कार्ड, तो मुझे नहीं पता अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन थी कि अभी तक आपके एडमिट कार्ड आ जाने थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद इस हफ्ते के एंड तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जहां तक अभी संभावना लग रही है। तो आप वेट कर लो, 2-4 दिन में आपको टाइम ही मिल जाएगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई दिक्कत हो जाएगी, तो वेट कर लो, जल्दी आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। जो आपका खेजड़ी पेड़ होता है, देखिए एक होता है खेजड़ली गांव, एक होता है खेजड़ी पेड़। तो खेजड़ली गांव जो आपका राजस्थान के अंदर है, ठीक है, तो वो तो आपका एक पूरा का पूरा प्रॉपर गांव बना हुआ है। लेकिन खेजड़ी जो पेड़ होता है, तो खेजड़ी पेड़ अलग होता है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो खेजड़ी पेड़ के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट है, उनके ऊपर भाई चर्चा कर लेते हैं। यह पेड़ मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब रेगिस्तान में पाया जाता है यार, वैसी पानी की कमी है, तो ज्यादा पानी की इसको जरूरत नहीं होती, थोड़े से पानी में ही उग जाता है जो आपका खेजड़ी पेड़ होता है, ठीक। यह पेड़ अपने तने से जल संचित करता है, उसको कलेक्ट करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। नहीं, यह अपने तने में जल को संचित नहीं करता, वो रेगिस्तान योग करता है। अगर वहां के लोगों को पानी की जब कमी पड़ जाती है, तो वो पाइप लगाकर पानी को फिर पीना शुरू कर देते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। बट खेजड़ी पेड़ के साथ ये कंडीशन नहीं होती, वहां तो वैसे पानी कम होता है, ठीक है। तो ये काम खेजड़ी पेड़ के बारे में नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इस वृक्ष की जो छाल होती है, इस पेड़ की जो छाल होती है, उसका उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है, तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात भी बिल्कुल सही है। इस पर कोई कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती है, ये पॉइंट आपका गलत है। इस पेड़ में आपकी बहुत अधिक पत्तियां होती है, और जो वहां के जानवर होते हैं ना, तो जानवरों को खिलाने के लिए इसकी पत्तियों का यूज किया जाता है, जो आपका खेजड़ी पेड़ होता है। तो देखिए ये 2 आपके गलत है, ये वाला और ये वाला, और बाकी आपके ए, बी और डी ये आपके सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर, और अगले के ऊपर मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखते इसको टिक भी कर दिया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, अगले के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो वो बताना आपका, अमरबेल का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा या घटफंडी का पौधा। बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्या काम करेगा? कीटों को, ठीक है, या चूहों को, या जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो देखिए इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलता है, पता नहीं ड्राइंग में इसको बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? कुछ घड़े जैसा इसका साइज होता है, घड़ा आपने देखा है ना, तो घड़े के आकार जैसा इसका साइज होता है। और ये क्या काम करता है? यहां से स्मेल छोड़ता है, ठीक है, अपने यहां से स्मेल छोड़ता है। जब ये स्मेल को छोड़ता है तो स्मेल से अट्रैक्ट होकर
जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, इससे अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं कि चलो कुछ खाने को मिलने वाला है, ठीक है। और अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाते हैं यहाँ पे, और जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो ना, जैसे ही अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाते हैं, ऊपर से क्या काम करता है, बंद कर देता है कि चलो भाई हो गया तुम्हारा काम। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका पिचर प्लांट, यानी कि घटपन्नी का पौधा होता है आपका, ठीक है, जो अपना फंसा कर खा जाता है, आपके कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है। अच्छा, इसके अलावा दो और मुझे पौधे बताओ जो आपके कीट भक्षी पौधे हैं, उनके नाम आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। दो कीट भक्षी पौधे और आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, उनके नाम भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये कहां पाया जाता है आपका घटपन्नी का पौधा? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपका मेघालय में पाया जाता है, और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं तो आपका इंडिया में पाया जाता है और आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी घटपन्नी पौधे के बारे में बात होगी, जो आपका कीड़े मकोड़ों को आपका फंसाकर आपका खा जाता है। अच्छा, इसमें एक पौधा और आ रहा है आपका अमरबेल का पौधा, जो आपका पैरासाइट प्लांट होता है। कैसा होता है आपका? पैरासाइट प्लांट होता है, यानी कि आपका परजीवी आपका पौधा होता है। परजीवी पौधे आपके वो पौधे होते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो होते हैं आपके पैरासाइट, यानी कि परजीवी आपके पौधे होते हैं। अब ये क्या काम करता है, जैसे मान लो आपने बरगद देखा होगा, तो बरगद के ऊपर पूरा का पूरा इस तरीके से लदा रहता है। तो ये क्या होता है, आपका अमरबेल का पौधा होता है, अपने खाने के लिए या अपने उसके लिए घर के लिए किसी और दूसरे पर आपका निर्भर रहता है। तो आपका कौन सा? अमरबेल का पौधा। ये भी आपके एग्जाम में पिछली बार आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये बात होगी आपके अमरबेल के आपके पौधे की होगी। संड्यूज नहीं, संड्यूज, ठीक है। और आपका डायोनिया, दूसरा लिखो डायोनिया, एक तो से बताया, दूसरा लिखो डायोनिया। ये दो कीट भक्षी पौधे हैं जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। संड्यूज और आपके डायोनिया, ये दो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपके कीट भक्षी पौधे थे, ठीक। ये मैंने आपके लिए बता दी। ये हो गए भाई आपके। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको फिर से मैच दी फॉलोइंग करना है। तो चलिए एक एक करके मैच दी फॉलोइंग कर लेते हैं भाई इसको। तो चलिए करते हैं मैच दी फॉलोइंग। इधर से करोगे उधर से करोगे, चॉइस आपकी है। उधर से करते हैं पहले, ठीक है, या इधर से करे? यार इधर से करते, इधर से आसानी होगी। देखिए पहले करते हैं कीट, यानी कि जो इंसेक्ट होता है। तो देखो इसमें इंसेक्ट कौन सा है, कीट कौन सा है? कछुआ इंसेक्ट है? नहीं। कोकरेच, कोकरेच इंसेक्ट है। तो देखो कोकरेच हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तितली हो गया, ये सब क्या है? ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा हो गया पक्षी। तो भाई पक्षी में कौन है आपका? पक्षी कछुआ, कोकरेच, चमगादड़? नहीं। पक्षी में कौन है आपका? पक्षी में है आपका उल्लू। तो ये आपका मैच दी फॉलोइंग हो गया। तो समझ गए उल्लू, ये होगा आपका मैच दी फॉलोइंग हो गया। भाई रात को जग रहे हो, पढ़ रहे हो ताकि पेपर पास हो जाए, तो क्या हो? उल्लू ही तो हो, ठीक है। तो उल्लू कहना सही बात है ना आपको, ठीक। तो अगला आपका सरीसृप यानी रेप्टाइल, जो आपके सरक कर चलते हैं, आपके रेप्टाइल हो गए। कौन होते हैं आपके? सांप हो गए, क्रोकोडाइल आपके हो गए, और आपका कौन हो गया? कछुआ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कछुआ हो गया, ठीक। उसके अलावा बात करें आपके ममल्स की, आपके स्तनधारी की, जो आपके मिल्क देते हैं, वो कौन होते हैं आपके? ह्यूमंस होते हैं। गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, और सबसे ज्यादा आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया वो कौन होती है आपकी? चमगादड़ होती है, ठीक है। तो कौन होती है? चमगादड़, ठीक। तो ये आपकी चमगादड़ होगी। तो ये आपके मैच दी फॉलोइंग हो गए, ठीक है। तो समझ गए आप लोग उल्लू, ये इसको अच्छी तरीके से समझ गए। तो ये आपकी इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। तो चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अब मैंने गधा कहना छोड़ दिया, उल्लू सही है, ठीक है। क्योंकि रात रात को भाई आप लोग जग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो रात को जगने वाला कौन होता है? उल्लू होता है, ठीक है। एक तो निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं। तो राक्षस तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं भी जगता हूं भाई रात को, आप लोगों के लिए पीपीटी बनाता हूं। तो उल्लू है, ठीक है। तो हम आप लोग उल्लू हुए, ठीक। अगला देखो, मैच दी फॉलोइंग करो अगले के ऊपर, ठीक। अब यहां पर भैया आपके लिए पकवान दी हुई है, और यहां पर आपको स्टेट दी हुई है। तो यहां पर इनको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो चलो भाई एक एक करके मैच दी फॉलोइंग करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के बधरती से मेरा प्रणाम सर, ठीक है सर, प्रणाम, ठीक। चलिए मैच दी फॉलोइंग करते हैं। भाई पहला दिया हुआ है आपका छोले भटूरे। तो बताओ भाई छोले भटूरे आपका किस स्टेट का है? सारे हाथ खड़े करोगे सर। सर हमारा भी है, हमारा भी है, हमारा फेवरेट है। भाई आपके बराबर के आपकी दुकान वालों का नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि किस स्टेट का आपका पसंदीदा आपका भोजन है।
तो उसके अकॉर्डिंग आपका चलना है। कभी कभी सर हमारे तो बराबर वाली दुकान पे चलता है, आप ठेली पे लगा हुआ है आपका, ठीक है। छोले भटूरे और राजमा चावल, ठीक है, छोले भटूरे और राजमा चावल किस स्टेट के आपके सबसे पसंदीदा आपके भोजन है? तो ये है भाई आपके पंजाब वालों के। अब बाकी के सारे टूट पड़ना है मेरे ऊपर, अच्छा ये खाते हम नहीं खाते, तू बड़ा आया इनका सपोर्ट कर रहा है पंजाब वाला ये वाला काम मत कर देना भाई। मैं जितनी भी बातें कहता हूं मेरी कोई बात नहीं है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता हूं, ठीक है। तो मेरा कोई भी वक्तव्य नहीं होता, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता हूं, ठीक। अगला है नारियल कड़ी के साथ उबला टेपियोका। तो टेपियोका तो बच्चों को ऐसा रट गया होगा एनसीईआरटी के अंदर, कहीं भी पूछ ले जाए। तो टेपियोका क्या होता है? ये आपके कौन उगाता है? ये उगाते हैं आपके केरल के लोग, जमीन के अंदर इसको उगाते हैं और फिर इसको निकालकर पकाकर और फिर इसको खा जाते हैं। लेकिन मुझे इतना जरूर पता होगा, जैसे इधर के नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उन्होंने आज तक शायद टेपियोका किसी ने खाया होगा, लेकिन जान जरूर गए इसके बारे में। इसका दूसरा नाम भी सबको पता है टेपियोका का, क्या नाम है इसका दूसरा नाम? कप्पा। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? कप्पा इसका दूसरा नाम है, टेपियोका का नाम। ये मेरा ही दिया हुआ दूसरा नाम है, आज से पहले इसका किसी को नहीं पता था दूसरा नाम। पिछली बार मैंने मैराथन दी उसमें मैंने इसका दूसरा नाम बताया, दूसरा नाम कप्पा नाम है, तब से बड़ा फेमस हुआ था, ठीक है, कप्पा के नाम से। अगला है आपका कि सरसों के तेल में बनी मछली। अब देखिए मछली भी दो तरीके से बनाई जाती है, एक तो सरसों के तेल में बनाई जाती है और एक नारियल के तेल में बनाई जाती है। किसके? नारियल के तेल में बनाई जाती है, ठीक है। अगर सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है तो भाई आपके कश्मीर हो जाएगा। अगर नारियल के तेल में बनाई जाती है तो आपका क्या हो जाएगा? आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। गोवा के अंदर आपके नारियल के पेड़ ही पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहां पर मैच द फॉलोइंग आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड बेचारा रह गया, उत्तराखंड के अंदर भाई पकवान नहीं दी गई। उत्तराखंड से सिर्फ आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी के अंदर, उत्तराखंड के बारे में ज्यादा चीज नहीं दी हुई। एक तो आपकी फूलों की घाटी पूछ लेता है और दूसरा पूछ लेता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपका उत्तराखंड में। बस उत्तराखंड के बारे में और आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आपका ये वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और बात होगी आपके खाने के ऊपर, तो एक और बात करते हैं इनके ऊपर। तो चलिए बात करते हैं। सर आपके नोट्स पूरे बिहार में छाया है, थैंक यू भाई, ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी बिहार ज्यादा एक्टिव है कुछ स्टूडेंट जो है, ठीक है। देखो कोई भी हो, मतलब है तो सब अपनी, ठीक। हाँ वेरी गुड भाई। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। भाई मैंने आज तक नहीं खाए, मैं जरूर खाऊंगा, एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाता जरूर है बट मैंने खाए नहीं। बट सहजन के फूलों के पकोड़े किसको अच्छे लगते हैं? महाराष्ट्र के लोगों को। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है आपका। जम्मू और कश्मीर के लोगों को केले के फूलों की सब्जी पसंद है। नहीं भाई, इनको केलों के फूलों की सब्जी पसंद नहीं है। केलों के फूलों की सब्जी किसको पसंद है? काफो केला और काफो केरल, ठीक है। तो केरल के लोगों को केलों के फूलों की सब्जी आपकी पसंद है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को किसकी फूलों की सब्जी पसंद है? कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। उत्तर प्रदेश के लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके। तो भाई सेकंड ही गलत है आपका और बाकी दोनों आपके ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया और यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा। यह क्वेश्चन आपके मैप से लिया हुआ, इंडिया के मैप से लिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व, जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल, बेंगलुरु यानी कर्नाटक की कैपिटल के ठीक उत्तर में है, तथा गांधीनगर यानी आपका गुजरात की कैपिटल भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष में आपकी बेंगलुरु की दिशा क्या है? अब देखिए 2 तरीके हैं यहां पर। एक तो तरीका है, आप लोगों ने अभी तक मैप की जितनी भी भौगोलिक स्थिति है, कौन सा स्टेट किसके नजदीक में पड़ता है, किस स्टेट से निकल कर जाएंगे तो किस स्टेट को कैसे पार करेंगे, अगर आपको इसकी नॉलेज हो गई है अभी तक तो वेल एंड गुड है, यानी आपको पूरी नॉलेज होगी, आपने अपने कम से कम 1 या 2 नंबर कंफर्म कर लिए। अगर नहीं हुई तो आज से ही इंडिया के मैप की नॉलेज को ध्यान कर लो कि कौन से स्टेट अरब सागर के नजदीक पड़ते हैं, कौन से स्टेट बंगाल की खाड़ी के नजदीक पड़ते हैं, कौन सा स्टेट किस स्टेट के नजदीक पड़ता है। तो यह नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर आपको अपने एग्जाम में नंबर कंफर्म करने हैं। तो देखिए इसके ऊपर पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कि भोपाल बेंगलोर के ठीक उत्तर में है। तो देखिए भोपाल बेंगलोर के ठीक उत्तर में आपको दिया हुआ है। तो भाई ये रहा आपका भोपाल,
ये रहा आपका भोपाल, थोड़ा स्क्रीन पर छोटा साइज दिखेगा, और ये रहा आपका बेंगलोर। तो भोपाल किसके, बेंगलोर के ठीक उत्तर में है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, भोपाल बेंगलोर के ठीक उत्तर में, तो पहला स्टेटमेंट इसने बिल्कुल सही दे दिया। जैसे उसके बाद इसने दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूं, वरना जिन बच्चों को मैप आ गया होगा उन्होंने अभी तक आंसर भी निकाल दिया होगा। अगला दिया हुआ है कि गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है, तो गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में, अब देखो गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में, ये गांधीनगर है और ये भोपाल के ठीक पश्चिम में, तो देखो भोपाल के क्या है, ठीक पश्चिम में, तो गांधीनगर आपका क्या है, गांधीनगर आपका भोपाल के ठीक पश्चिम में, तो ये आपका सही हो गया। ठीक, अब इसने पूछा क्या है, अब इसने हमसे पूछा है कि गांधीनगर के सापेक्ष, किसके, गांधीनगर के सापेक्ष आपको बेंगलोर की दिशा याद करनी है। हमेशा ध्यान रखना, जिस किसी के भी सापेक्ष आपसे पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन याद करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दिशा निकालनी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की क्या दिशा है वो आपको बताना है। तो चलिए गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा ज्ञात करनी है। तो भाई ये रहा आपका गांधीनगर और इसके सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा निकालनी है। तो भाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, अब बेंगलुरु की दिशा निकालते हैं। भाई ये रहा आपका बेंगलोर, ठीक है। अब ये साउथ है, ये ईस्ट है, और इनके बीच में वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व आपकी हो जाएगी, क्योंकि पूछा था गांधीनगर के सापेक्ष पूछा था। अगर क्वेश्चन यहां से ये पूछ लेता कि बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की आपकी डायरेक्शन क्या है, तो फिर इसके सापेक्ष हम निकालते। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, जिस किसी के भी सापेक्ष पूछे उसी के अकॉर्डिंग हमको डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, गांधीनगर के सापेक्ष आपकी साउथ ईस्ट निकलेगी, यानी कि आपकी दक्षिण पूर्व निकलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व, यानी कि आपका साउथ ईस्ट आपका आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यहां पर आपका ये हो गया, आपके मैप से संबंधित क्वेश्चन हो गया, जो मैंने आपको मैप के थ्रू बताया। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आपके डायरेक्शन से लिया हुआ, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आपके डायरेक्शन से लिया हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि एक्स किसी पॉइंट से चला, फिर वो पूर्व में मुड़ा, फिर इतना मुड़ने के बाद फिर वो दक्षिण में मुड़ा, फिर फलाना मुड़ा, फिर ढिकाना मुड़ा, फिर इतना मुड़ा, फिर इतना मुड़ा। अब आपको एक्स के सापेक्ष उसकी स्कूल की दूरी या फलाना ढिकाना की दूरी निकालनी है। तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से भी जरूर पूछा जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसा जैसा वो चलाता जाए वैसे वैसे आप लोग चलते जाना, आपका वो क्वेश्चन निकल जाएगा। मैराथन क्लास एक और आने वाली क्वेश्चन आंसर वाली, उसमें मैं आपको करा दूंगा, बेफिक्र रहना आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट का, ठीक। तो माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। तो चलिए भाई करते एक एक करके माउंट एवरेस्ट के कथनों के ऊपर विचार। पानी की बोतल है, पानी नला है, चलिए भाई देखते हैं इसके ऊपर, ठीक। माउंट एवरेस्ट के ऊपर, माउंट एवरेस्ट हमारे देश का भाग है। भाई हमारे देश का भाग नहीं है, ये किसका भाग है, हमारे देश का नहीं, ये है आपके नेपाल का भाग। किसका, नेपाल का भाग। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं नेपाल में, सागर माथा इसको बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसकी चौटाई कह रहा हूं, इसकी चोटी की ऊंचाई आपकी 8,900 मीटर है। अब देखो एक बात आपको बताता हूं, कई वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, माउंट एवरेस्ट की जो आपकी ऊंचाई है एनसीईआरटी के अंदर 8,848 आपको मीटर दी हुई है। लेकिन भाई साहब सीबीएसई वालों ने कमाल करा हुआ है पेपर के अंदर, 8,848 मीटर भी माना हुआ है, 8,850 मीटर भी माना हुआ है, और 8,890 मीटर भी माना हुआ है। तो तीन तीन इन्होंने नापे हुए। इन्होंने पता है क्या काम करा, पहले इन्होंने अपना एक आदमी भेजा, उसने कुछ मीटर और ऊंचाई नापी, फिर दूसरा आदमी भेजा, उसने कुछ और नापी, फिर तीसरा आदमी भेजा। तो इनके आदमियों ने अलग अलग ऊंचाई नापी थी, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, कभी सच में नाप लो। असल में इन्होंने जो आंसर की निकाली उसमें तीन तीन आंसर इन्होंने बता दिए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको आंसर मानना है 8,848 मीटर। अगर आपको अपने ऑप्शन में 8,048 मीटर नहीं दिया हुआ और 8,850 या 8,900 मीटर दिया हो,
तो आप लोग फिर इनमें से किसी एक को सही मान लेना, वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्योंकि फिर मैं चैलेंज करवा सकता हूं कि भाई अगर आपने एनसीईआरटी का 8,848 मीटर नहीं माना तो फिर आप बच्चों के गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आंसर की में इन दोनों को भी सही माना है, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर बच्चे की गलती नहीं है। जब आपने अपनी आंसर की में 3-3 आंसर सही माने तो बच्चा फिर किसको सही मानेगा, ठीक है। तो आपको पहले 8,848 सही मानना है, बाद में फिर इन दो को आपको सही मानना है, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर इन्होंने सीबीएसई वालों ने सही माना है। पिछली बार इन्होंने कमाल कर दिया था, इतने गलत आंसर दिए थे, बस उसकी क्या ही कही जाए, ठीक है। चलिए, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी। ये बात बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अंदर बछेंद्री पाल जी का पूरा वर्णन दिया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की अपने जो यात्रा थी उसमें शुरुआत करा। तो पूरी की पूरी मैराथन वाली क्लास के अंदर मैंने उनका बारे में बताया हुआ है, तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले 23 मई 1994 नहीं 1984 को दोपहर को गाड़ा गया था 1:07 पर। किस पर? 1:07 पर गाड़ा गया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपके कौन सा सही है? आपका ये वाला सही माना है बोर्ड ने, बी वाला, और आपका कौन सा सही माना है? सी वाला सही माना है। तो बी और सी सिर्फ सही है और बाकी आपके ये दोनों के दोनों गलत है, ठीक। तो ये आपका माउंट एवरेस्ट से संबंधित जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। यार देखो, कोई अगर छोटा सा बच्चा देख रहा होगा इस क्वेश्चन को तो अपने घर के अंदर उससे करवा लेना, वो भी सही दे देगा। आप लोग इसका गलत मत दे देना। बट ये क्वेश्चन पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये आपके ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर सिंपल सा इसका आंसर निकाल देना। मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इंक्लूड कर दूं। देखिए, ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की अन्य 4 विधाओं में से भिन्न है यानी कि अलग है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल या रिक्शा। अब देखिए, जितनी भी चीजें होती है वो आपकी कहां पर चलती है? जमीन पर चलती है, थल पर चलती है। लेकिन जहाज किस में चलता है? जहाज आपका पानी के अंदर चलता है। तो जहाज कैसा है इनमें? जहाज इनसे डिफरेंस है यानी कि अलग है। तो आंसर आपका जहाज आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपका हो गया। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। एक काम करे, फोन करवा दे, पानी की बोतल ले, अभी चलेगी क्लास, गला सूख गया मेरा, फोन करवा दे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जाके लोग इसे नाचते हैं उसको क्या कहते हैं? उस नाच का नाम आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। पहला है तोरंग। नहीं, तोरंग आपका एक सेंटर था जो आपका सूर्यमणि ने खोला था, एक केंद्र था जो आपका सूर्यमणि ने खोला था कि जो आपके कुड़ुक समुदाय के जो लोग हैं, जो उनकी भाषा है, संस्कृति है, समुदाय है, पहनावा है, या जितने भी उनके समुदाय से जुड़ी जो चीजें है वो उनके सेंटर में रखी जाए, उस केंद्र में रखी जाए और उनके बारे में वहां के लोग बाग जो है वो उस चीजों को जान पाए, ठीक है। तो सूर्यमणि की जो स्टोरी है वो मैंने एनसीईआरटी वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ था, तो वो आपका सेंटर है, ठीक है। कुड़ुक बेसिकली आपकी भाषा होती है, जो आपके झारखंड की जो भाषा होती है, कुड़ुक आपकी भाषा होती है, ठीक है। ये डांस आपका चोराव डांस जो आपके मिजोरम के लोग गाते हैं फसल को काटने के बाद। जब वहां के मिजोरम के लोग फसल काट ले तो वहां के बाद वो डांस करते हैं, उस डांस का नाम आपका चोराव डांस। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि जो एक चोराव डांस है उस डांस की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये सभी आपकी विशेषताएं होती है, आपके चोराव डांस की आपकी विशेषताएं होती है। अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो देखिए, मिजोरम में क्या होती है? मिजोरम में आपकी मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी? मिजोरम में आपकी मिजोरम भाषा बोली जाती है। मिजोरम में लगभग आपकी 1/3 आपकी जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी जंगल में रहती है। मुख्य फसल की बात करूं तो वह आपकी चावल आपकी मुख्य फसल है आपकी। उसके बाद बात करूं तो यहां पर आपकी झूम खेती होती है, ठीक है। अच्छा, झूम खेती के अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर ऑप्शन के अंदर आपको पूछा जाए झूम खेती कहां पर होती है, अगर ऑप्शन में वहां पर आपको दिए हुए नॉर्थ ईस्ट,
यानी जो पूर्वोत्तर के जो आपके राज्य है, जो 7 स्टेट है, 7 सिस्टर के नाम से जो जाने जाते हैं आपके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये आपके जो 7 सिस्टर है, 7 आपके स्टेट है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट दे दिया तो उस पर टिक कर देना। अगर आपका पर्टिकुलर स्टेट पूछ ले तो झूम खेती जो होती है आपकी मिजोरम के अंदर, आपकी झूम खेती आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी झूम खेती। और उसके अलावा यहां पर जो खेती होती है वो आपकी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होती है। कौन कैसी होती है? लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपकी खेती होती है कि अच्छा इस बार फसल की बारी मेरी है, और जैसे लॉटरी कराते तो फसल की बारी इस बार मेरी है, नेक्स्ट टाइम अगली बार तुम्हारी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है अगली बारी किसी की हो जाती है, उससे नेक्स्ट बारी फिर किसी और की हो जाती है। ठंडा है गर्म है? चल ठीक है, ठीक है। तो ये होती है आपकी झूम खेती, होती है कहां पर था? लोटरी सिस्टम के माध्यम से होती है। उसके अलावा क्या होता है यहां पर? बांस के बर्तन कहां पर बनाए जाते हैं? बांस के बर्तन भी आपके मिजोरम के अंदर बनाए जाते हैं। आपके जो बांस के बर्तन होते हैं मिजोरम के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। मैं पानी पी लूं 1 सेकंड, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। सर आपके साथ पेपर सोल्व करते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, खुद से सोल्व करते हैं तो कम आते हैं। भाई मैं टीचर के साथ तो ज़्यादा ही आते हैं, वो तो सभी के साथ है। सर मेरी बेटी है, वो आपकी क्लास भी लगातार देखती है, 7 साल की है, रूपा चौहान। थैंक यू मैडम, आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार। बहुत बच्चे हैं मतलब जो मतलब घर के अंदर जो छोटे बच्चे भी है वो क्लास देखते हैं जब ईवीएस की क्लास चलती है तो बहुत काफ़ी बच्चे हैं जो क्लास देखते हैं ईवीएस वाली। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ क्लास को। यहां तक हो गया आपका, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन, ठीक है, क्या कहा जाता है मधुमक्खी पालन को? एपीकल्चर। क्या कहा जाता है मधुमक्खी पालन को? एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। इसकी प्रक्रिया शुरू करने का सबसे बढ़िया टाइम पीरियड आपका क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून, या फिर जनवरी से मार्च? बताओ क्या होता है मधुमक्खी पालन का सबसे बढ़िया जो आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों का है, इसका आंसर सभी लोग सही दोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ठीक ठीक, ये तो वैसे भी बहुत आसान है भाई। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन कितनी बार बता चुका हूं। देखो मधुमक्खी पालने के लिए किसका यूज किया जाता है? मधुमक्खी पालने के लिए लीची के फूलों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मधुमक्खी पालने के लिए लीची के फूल का यूज किया जाता है, ठीक है। लीची के फूलों को वजह से क्या होती है? मधुमक्खी अट्रैक्ट होती है, वहां जाके इसके फूलों को, रसों को चूसती है, ठीक है। और लीची के फूल कहाँ उगाए जाते हैं? लीची के फूल आपके सबसे ज्यादा फरवरी के अंदर आपके उगाए जाते हैं। कहां पर उगाए जाते हैं? आपके फरवरी के अंदर आपके लीची के फूल उगाए जाते हैं। कहां पर उगाए जाते हैं? आपका बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक आपका जिला पड़ता है, कौन सा जिला है आपका? मुजफ्फरपुर जिला है। कौन सा? मुजफ्फरपुर जिला है, उसके अंदर एक आपका गांव है बोचाहा गांव। कौन सा गांव? आपका एक बोचाहा गांव है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आपके लीची के फूल आपको उगाए जाते हैं, या कहे आपका मधुमक्खी पालन आपका सबसे ज्यादा वहीं पर होता है आपका, ठीक है। और कौन सा मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका फार्मिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपका मधुमक्खी के डंक में आपका सबसे ज्यादा एसिड आपका इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके मधुमक्खी पालन से, जो आपकी मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, जब मधुमक्खी पालन होता है तो जो इसका छत्ता जो होता है, मधुमक्खी पालन का जो छत्ता होता है, उसमें जो सारा जो काम करती है वो काम कौन करती है? वो वहां पर सारा काम करती है जो फीमेल आपकी वो होती है, मधुमक्खी होती है। तो जो मेल होती है ना, इनका कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। मेल का वहां पर कोई काम नहीं होता, सारा का सारा काम आपकी फीमेल ही करती है, ठीक। तो ये कुछ बातें थी आपकी मधुमक्खी पालन से संबंधित जो मैंने आपको बताई। तो बाकी सब चीजें मैंने आपको डिटेल में आपकी मैराथन में कराई भी हुई है और नोट्स के अंदर आपको दी भी हुई है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर, अगले के ऊपर एक बार नजर डालते हैं।
हाँ, बक्से का तो प्रयोग भाई क्या ही किया जाता है, चीनी का घोल डाल के, वो बात बिल्कुल सही है आपकी। चलिए अगला आपके सामने दिया हुआ है, पोचमपल्ली एक शहर है। देखा, पोचमपल्ली का आपका एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर आपका 23, या आपका एनसीईआरटी के अंदर एक आपका चैप्टर दिया हुआ है 23। एक शहर है जहां के ज्यादातर लोग परिवार कैसे है, बुनाई का काम करते हैं, यानी कि क्या है आपके बुनकर है, क्या है आपके बुनकर है, यानी कि बुनाई का काम करते हैं, ठीक है। और एक विशेष प्रकार का वस्त्र वह बुनते हैं जो आपका पोचमपल्ली कहलाता है, या फिर एक नया नाम देखने को मिला पिछली बार, कलमकारी के नाम से। किसके नाम से, आपका कलमकारी के नाम से, ठीक है। और यह शहर जहां सुंदर क्या मिलते हैं, ज्यादातर साड़ियां, बहुत ही फेमस साड़ियां मिलते हैं, चमकदार सुंदर अट्रैक्टिव साड़ियां जहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, उसके लिए बड़ा फेमस है। तो ये कहां पर है आपका, किस स्टेट के अंदर है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो ये है भाई आपका तेलंगाना के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका साड़ियों के लिए, आपका बुनकारी के लिए आपका बड़ा फेमस है, आपका जो आपका तेलंगाना के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, चांगपा आदिवासी लोग, ठीक है। चांगपा आदिवासी लोग कहां पर पड़ते हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। उसके लिए टेंटों का उपयोग करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन कितने साल पुराना है, 1000 वर्ष से भी पुराना, बिल्कुल सही। कितना पुराना है, 1000 साल से भी पुराना। देखिए, चांगपा आदिवासी के लोग कहां पर रहते हैं, ये रहते हैं आपके लद्दाख के अंदर रहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग कहां रहते हैं, लद्दाख के अंदर आपके रहते हैं चांगपा जनजाति के आपके जो लोग रहते हैं। उसके अलावा जो ये टेंट बनाते हैं, उस टेंट का जो डिजाइन है आपका, वो आपका 1000 साल से भी आपका पुराना है, आपका चांगपा जनजाति के लोगों का जो आपका डिजाइन रहता है। अच्छा, मैंने आपको एक पश्मीना सोल भी आपको बताई थी इनसे संबंधित, ठीक। तो पश्मीना सोल भी आपके कौन बनाते हैं, चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं पश्मीना सोल, ठीक। पश्मीना सोल चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। और कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, 250 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। और कितने स्वेटर के बराबर होती है, ये 6 स्वेटर के बराबर होती है। अब देखो, जो पश्मीना सोल बनाई जाती है ना, पश्मीना सोल आपकी मशीन से नहीं बनाई जा सकती, तो इसको हाथों से ही बनाया जाता है। और मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि इसको मशीनों से नहीं बनाया जा सके, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, क्या पता बनी भी गई हो, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है। तो हाथों से बनाने की वजह से इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है पश्मीना सोल को। तो इसलिए क्या होता है, इस पश्मीना सोल में बनने में 250 घंटे लग जाते हैं। सॉरी, मैंने 2.5 घंटे बोल दिया, 250 घंटे इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो 250 घंटे में सिर्फ एक पश्मीना सोल बनकर तैयार होती है। और ये इतनी गर्म होती है कि 6 स्वेटर एक तरफ और आपकी एक पश्मीना सोल आपकी एक तरफ। उसके अलावा ये जिस आपकी बेड से बनती है ना, उसका एक बाल आपका, ओ सॉरी, उसका 6 बाल आपके हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। उसके 6 बाल और हमारा एक बाल आपके बराबर होते हैं, जो आपकी पश्मीना सोल जो बनाई जाती है। और जिस आपकी भेड़ से बनाई जाती है ना, वो पता है ऊपर कितनी ऊंचाई पर रहती है, पहाड़ों पर, वो ऊपर ऊंचाई पर रहती है आपके 5000 मीटर आपके ऊंचाई पर रहती है। इतनी ऊंचाई पर रहती है जिसकी भेड़ से, उससे बालों से ये आपकी पश्मीना सोल को आपको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी चांगपा आदिवासी के जो लोग रहते हैं आपके, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया, साइंस में सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, साइंस मैराथन करा दीजिए। देखिए, साइंस के लिए मैंने सिंपल बता रहा हूं, 2 काम आप कर लीजिए। मैंने जो आपको नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर आप पहले जो क्वेश्चन आंसर आपको करा रखे पहले उनको कर लीजिए। उसके बाद फिर वो एनसीईआरटी दे रखी है उसको आप कर लीजिए। और बाइलिंगुअल में दे रखी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि मैराथन से मैंने सोशल साइंस वालों को भी कहा था कि सोशल साइंस की इतनी सारी किताब है, एक मैराथन में कंप्लीट नहीं होने की। जैसे मैंने सीडीपी करा दी, ईवीएस करा दी, हिंदी करा दी, वो नहीं होनी की उसके अंदर। क्योंकि यार मेरी सीधी सी आदत है, मैं झूठ बोल के ये नहीं कह सकता यार मैं एक मैराथन में सोशल साइंस पूरी कंप्लीट करा दूंगा, या एक मैराथन के अंदर साइंस पूरी कंप्लीट करा दूंगा। बाकी सब में मैंने कह दी, मैंने सीडीपी पूरी कंप्लीट करा दी, उससे बाहर पेपर आप दिखा देना, कोई 1-2 नंबर आगे आ गया उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, वो तो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन सीडीपी में उससे बाहर दिखा देना अगर आप पेपर, अगर कोई आपको दिख जाए आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस आ गई, साइंस आ गई, तो मैं ऐसे झूठ बोल के नहीं कह सकता यार उसमें से आ जाए। तो उसमें से आपको नोट्स में से हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ऐसे मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बस इसको कर लो और आपका काम हो जाएगा।
बाकी मैराथन में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है उससे बाहर नहीं आएगा आपका, जो मैंने आपको चीजें कराई है। तो उसमें आप नोट्स में से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी जो आपको दे रखी है उसको आप लोग लगाइए, तब आपको पूरा हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आप लोग मेरी मैराथन देख लीजिए जो मैंने यूट्यूब पर कराई है, ठीक है। ऐसा आप लोग चीजें करिए तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो और सब्जेक्ट की मैंने मैराथन कराई हुई है वो देखना, वहां से कितनी चीजें आपके एग्जाम में आएगी, तो थोड़ा सा क्लियरिटी करिए, क्योंकि एक मैराथन से सारी सोशल साइंस होगी, सारी आपकी साइंस होगी, या जो पेपर 2 का आपका वो हो गया, पेपर 2 हो गया, वो पूरा क्लियर नहीं कराया जाता। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मैराथन क्लास में मैं पूरी सोशल साइंस करा दूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं इस बात को कहता हूं। तो वो काम मैं कभी कर ही नहीं सकता, ना मैं बोलता। ये बात मैंने सोशल साइंस वालों को भी कही थी, आपको भी बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं सीडीपी की मैराथन क्लास कर लो, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, तो भाई आएगा नहीं। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर आपका उससे बाहर नहीं आएगा। सेम आपके एवीएस का हो गया या आपकी और जो मैराथन क्लास मैंने दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रियलिटी में रहना जरूरी है, और थोड़ा रियलिटी में रहकर चलिए, थोड़ा सा चीज आपको खुद से भी करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट्स के अंदर जाइए, क्वेश्चन आंसर पहले प्रैक्टिस करिए जो आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए, देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के अंदर आइए, क्योंकि एक मैराथन क्लास से सभी नहीं हो पाएगी, चाहे मैं 10 घंटे के अंदर भी आपको खड़ा होकर चीजें करा दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट आपको मानने पड़ेंगे उसके अंदर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है, वो आपको बताना है वो कौन सा है। लंगूर है, स्लोथ है, कुत्ता है, या फिर बाघ है? बताइए इससे आंसर क्या होगा। देखो लंगूर क्या काम करता है, लंगूर जब खतरा आता है तो खतरा आने पर अलर्ट करने का काम कौन करता है, लंगूर करता है। जैसे कोई बाघ आ गया, शेर आ गया, तो अलर्ट कर देता है कि भाई सावधान हो जाओ, आ गया खतरनाक जानवर आ गया, तो अलर्ट करने का काम कौन करता है, लंगूर करता है। उसके अलावा स्लोथ का मैंने आपको बता दिया, भालू जैसा दिखने वाला जानवर, सुस्त जानवर, सारी चीज मैंने आपको बताई दिया इसके बारे में। कुत्ते के अंदर आपकी सूंघने की पावर रहती है, तो इन तीनों के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। बात करें आपके बाघ की, ठीक है, तो ये जानवर है आपका बाघ, जिसके अंदर क्या रहती है, अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी आपकी सहायता करता है। बाघ जो होता है हमसे 6 गुना ज्यादा तक देख पाता है, किसके अंदर, अंधेरे में। अंधेरे में हमसे यानी मनुष्य में हमसे ज्यादा 6 गुना अधिक क्लियरिटी के साथ देख पाता है, 6 गुना ज्यादा दूर तक देख पाता है जो आपका बाघ होता है। उसके अलावा जो बाघ होता है, बाघ के आपने मूछें देखी ना, तो बाघ की जो मूछें होती है, अगर कहीं पर कंपन होता है तो बाघ की मूछें कंपन के थ्रू पहचान लेती है कि मतलब ये कोई शिकार है या कोई हवा चल रही है, तो उनमें डिफ्रेंशिएट पैदा कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई झाड़ी है, तो झाड़ी में अगर कोई हवा चली और उसके बाद झाड़ी ली, तो बाघ पहचान लेगा, अरे यार ये तो हवा की वजह से झाड़ी ली है। अगर वो झाड़ी में कोई शिकार है और शिकार की वजह से वो झाड़ी ली, तो बाघ को पता लग जाएगा कि भाई कोई शिकार है, इस वजह से झाड़ी ली है। तो इतनी जो है मतलब वो पावर रहती है इसके बाघ की जो मूछें होती है और बाघ की जो कानों की जो शक्ति होती है उसके बाघ के अंदर, ठीक है। और बाघ की जो आवाज होती है ना, बाघ की आवाज जो होती है उसके अंदर ये चेंज करता रहता है, बाघ की आवाज के जो होती है उसके अंदर चेंज करता रहता है, कभी गुर्राएगा। और देखो एक चीज और बताओ, बाघ के अंदर, बाघ भी भाई है तो आदमी, मान लो इसे गुस्सा आ जाएगा तो गुर्रा आ जाएगा, अगर ये अपनी बाघिन के सामने रहेगा तो अपनी आवाज को धीमा कर लेगा, तो भाई है तो आदमी, मैन विल बी मैन का ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, उसके सामने नहीं गुर्राएगा ये जो आपका बाघ होता है। उसके अलावा बाघ जो होता है ना, अपने इलाके में मुंह तो छोड़ के बता देता है कि ये इलाका भाई मेरा है, इसमें दूसरे को आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई बाघ दूसरा भी आता है और वो पहचान लेता है सूंघ कर कि भाई यहां पर ये है, कोई और भी बाघ है, फिर दूसरे बाघ के ऊपर डिपेंड करता है वो एंट्री लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अगर वो एंट्री लेगा तो फिर उसे इससे फाइट करनी पड़ेगी उस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, उसमें अपना कब्जा हासिल करने के लिए, ठीक है। तो बाघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए बढ़ते भाई अगले के ऊपर। हाँ, बाघ इनको बुलाने के लिए आवाज भी, ठीक है यार, बहुत खतरनाक हो सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बाघ की ऐसे एक फोटो दी हुई है और ऐसे ऐसे करके उसके पॉइंट आपको दिए हुए। तो ये वाला पॉइंट कहीं भी नहीं दिया हुआ कि बाघिन को बुलाने के लिए इस तरीके की जो आवाज निकाला है जैसा आपने लंबा चौड़ा लिखा है, ठीक है। हाँ, बाघिन का पॉइंट जरूर दिया हुआ है कि बाघिन के लिए वो अलग आवाज निकालता है, निकालने के लिए इतने लंबे लंबे पॉइंट नहीं दिए, लेकिन ठीक है शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट दिए हुए। अपनी तरफ से चीजें मत जोड़िए, बाघ की रेड मार रखी है बच्चों ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि वृक्षों और पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार करिए। अब यहां पर एक पौधा है या पेड़ है, उसके बारे में उसकी जो जड़ें है उस पर हमको विचार करना है। और पौधा कौन सा है? बरगद का आपका पेड़ है। कौन सा? बरगद का पेड़ है। इसकी जड़ों के बारे में विचार करना है। तो चलिए भाई एक एक करके करते हैं इसके ऊपर विचार, जड़ों के बारे में। ठीक भाई, करा दूंगा मोहम्मद इजराइल, मैं करा दूंगा इंग्लिश की मैराथन, मैंने कहा हुआ है ना। अभी तो क्वेश्चन आंसर की भी करा दूंगा और इंग्लिश की भी करा दूंगा, अब क्या आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब देखिए बरगद की जड़ों के बारे में करते हैं। पहला है कि पेड़ की जो लटकती शाखा है, आपने देखा है ना बरगद के साइड में जो जड़ें लटकती रहती है, कितनी सारी जड़ें हैं जो नीचे लटकती रहती है। ठीक है, रात में कोई गया होगा, बहुत सारी कहानी प्रचलित है कि बरगद के पेड़ पे जो है भूत लटकते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं होती। बेसिकली ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भंडार होता है जो आपका बरगद का पेड़ होता है, तो ऑक्सीजन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में वहां पर मिलता है बरगद के पेड़ पर। लेकिन जो जड़ें होती है वो बहुत ज्यादा लटकी हुई आपको देखने को मिलेगी, किसके? बरगद के पेड़ पर। तो बेसिकली जो जड़ें रहती है, लटकती हुई जड़ें, वो कैसी होती है? वो वास्तव में उसकी शाखा नहीं रहती, वो असलियत में उसकी जड़ें ही रहती है, उसको शाखा मत सोचना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जड़ों की लंबाई पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होगी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 30-40 गुना का कोई मैटर नहीं है, वो तो कितनी भी हो सकती है। जड़ों द्वारा पेड़ों को मजबूत खंभों की तरह आपकी क्या देती है? सहारा देती है, सपोर्ट देती है, ये बिल्कुल सही है। वो जड़ें क्या रहती है? एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम रहती है आपके बरगद के लिए, ये आपका सही है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, ये आपका गलत है। यहां पर आपका ये भी आपका पॉइंट दिया जाता था, जैसे आपका पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम होता था कि ह्यूमस प्रदान करती है जड़ों के लिए, या किसी आपका सपोर्ट सिस्टम प्रदान करती है, खास सामग्री के लिए आपका यूज करती है, जैसा आपका ये पूछ लिया। कोई यूज नहीं करती, बस आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए होती है, जो आपका बरगद का आपका पेड़ होता है, जो आपकी जड़ें होती है। ठीक है, आपका लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जमीन के अंदर चली जाती है, जो आपकी जड़ें होती है बरगद की। ठीक है, तो भाई 2 सही है, 2 गलत है। ये आपका गलत है, बी और डी, और ए और ये आपका ई आपका सही है। ठीक, बरगद की जड़ों में नहीं नहीं, ए सी ई, सॉरी ए सी ई आपका सही है। सी को तो मैं भूल ही गया था, ए सी ई आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर नजर डालिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर एनसीईआरटी में एक सब्जेक्ट का मल्टीपल बुक्स है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है क्या? फॉर बोथ सीटेट एंड केवीएस अलग। देखिए सीटेट या केवीएस के लिए, अगर आप ईवीएस के लिए आप सीटेट पढ़ना चाह रहे हो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो सीटेट और केवीएस के लिए, तो भाई सीटेट के लिए तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा। लेकिन आपके केवीएस में कहा हुआ है कि जो आपका लेवल आएगा वो आपका 12 तक का लेवल आ जाएगा। मतलब चीजें तो आपकी ये आएगी, बट उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा ना, वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इनके लेवल से आपका ज्यादा आएगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्स बताऊंगा, कुछ संसाधन बताऊंगा, 2-4 दिन का वेट करो, वो आपको चीजें बताऊंगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। चीजें ये तो आपको आएगी, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो रहेगा ना वो आपका बहुत हाई रहेगा। तो सीटेट के चक्कर में मत रह जाना केवीएस वालों आप लोग, कि खाली सीटेट का ये काम कर लेंगे और हमारा काम चल जाएगा, ये गलत फहमी में मत रहना। चीजें मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करनी है। ठीक है, आप उसके लिए मुझे थोड़ा अलग से टाइम देना। ठीक, लेकिन सीटेट वालों के लिए आप लोग बेफिक्र रहना, यही आपका आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का एक शीर्षक है, कौन सा शीर्षक है? बूंद 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 दरिया दरिया मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म। देखिए एक चैप्टर है क्लास 5th के अंदर, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। ठीक है, आई थिंक चैप्टर नंबर 15 ही है जहां तक मुझे कंफर्म है। तो चैप्टर नंबर 15 है क्लास 5th के अंदर, उस चैप्टर का नाम है आपका उसी से ठंडा उसी से गर्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे, तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा था, एक कहानी लिखी थी, वो उसी कहानी के ऊपर ये आपका चैप्टर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब देखो उनकी कहानी आपको बताता हूं, उसी पर आपका एक चैप्टर है, और कई बार क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आपका पूछा गया है इसी चैप्टर पर संबंधित, और सबसे ज्यादा इसी चैप्टर पर आपका पूछा गया है। कभी तो आपका ये पूछ लिया उसी से ठंडा उसी से गर्म आपका किस राष्ट्रपति पर आधारित है? डॉक्टर जाकिर हुसैन पर आधारित है। ये कहानी पर किस पर आधारित है वो आपको बताता हूं। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहानी लिखी जो आपके इस चैप्टर में दी हुई है, जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म।
तो इस कहानी के बारे में एक एक करके आपको बता देता हूं, उसके ऊपर भाई एक बार नजर डालिए। अब एक लक्कड़हारा था, सर्दियों का टाइम था, जैसे भी सर्दी हो रखी है, तो लक्कड़हारा जब सर्दियों का टाइम था, रात के टाइम हो रखी थी, तो सर्दियों में क्या काम करते हैं, ऐसे अपने हाथ को फूंक मार रहा था, ऐसा फूंक मार रहा था। तो जब वो ऐसा फूंक मार रहा था तो एक छोटी सी हाइट का आदमी आया, उसके लिए कुछ बोतियाल करके कुछ शब्द दिया हुआ है। तो उसने कहा कि अरे मियाँ, तुम ये क्या काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसने कहा कुछ नहीं। कह रहा अच्छा जनाब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। उसने कहा हाँ भाई साहब पूछिए। तो उसने कहा आप ऐसे ऐसे फूंक क्यों मार रहे हो उसके अंदर। उसने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, और जब मैं इसको फूंक मार रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे हाथों को गर्मी महसूस हो रही है। उसने कहा अच्छा अगर आप फूंक मार रहे हो तो इसमें गर्मी महसूस हो रही है। कह रहा हाँ मुझे गर्मी महसूस हो रही है। कह रहा अच्छा चलो ठीक है, तुम कर लो अपना काम कर लो, ठीक है। तो छोटी हाइट का आदमी चला गया वापस। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, वो जो लक्कड़हारा था, लक्कड़हारा आग पर आलू को गर्म कर रहा था। आलू हो गया ज्यादा गर्म हो गया। अब लक्कड़हारे को भूख लग रही थी, जब आलू ज्यादा गर्म हो गया तो वो आलू को खाने के लिए जैसे उसने लिया तो उसका मुंह जल गया। जब उसका मुंह जल गया लक्कड़हारे का, तो उसने क्या काम करा, आलू को फिर फूंक मारने लगा, फिर फूंक मारने लग गया। अब वो छोटी हाइट वाला आदमी फिर उसके बाद आया। उसने कहा जनाब यार एक बात पूछनी है, पूछ लो तुमसे। उसने कहा हाँ भाई साहब पूछो। उसने कहा यार कल तो तुम फूंक मार रहे थे, कल तुम्हें वो लग रही थी, क्या नाम है, सर्दी लग रही थी, आज तुम इस गर्म चीज में फूंक मार रहे हो। उसने कहा मैं इसमें फूंक इसलिए मार रहा हूं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जो छोटी हाइट वाला था उसको देखते देखते पीछे हटता चला गया। अब उस लक्कड़हारे ने कहा कि अरे जनाब तुम पीछे क्यों हटते जा रहे हो। उसने कहा तुम कोई जिन हो, तुम कोई भूत हो, तुम कोई प्रेत हो। उसने कहा मैं कोई जिन नहीं हूं, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं कोई प्रेत नहीं हूं भाई, मैं तो इसे ठंडा करने के लिए खा रहा हूं। कह रहा तो तुमने कल मुझसे झूठ क्यों बोला, कल तुम ठंडा करने के लिए अपने हाथ पे फूंक मार रहे थे, इसका मतलब तुम कल उसको ठंडा कर रहे थे गर्म फूंक मारकर, आज तुम गर्म चीज पर फूंक मार रहे हो उसको ठंडा कर रहे हो। तो कभी तो तुम ठंडा कह रहे हो फूंक मारकर, कभी तुम उसे गर्म कह रहे हो। तो माजरा क्या है, तुम जिन भूत नहीं हो तो तुम हो क्या। तो ये कहानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की आपकी एनसीईआरटी के अंदर डाली हुई है, जहां से इस कहानी पर आधारित आपकी जो ये होती है हवा होती है गर्म होती है, इस पर आपको चीजों को दर्शाया हुआ है कि जो हवा हमारे एनवायरमेंट में घुलती है वो कब ठंडी हो जाती है कब गर्म हो जाती है। इसको बच्चों को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बच्चों को दर्शाना है, इस पर ये एक्टिविटी पर आधारित करके हमें उसको सिखाना है। तो इसके लिए इस कहानी को डाला गया था आपकी किताब के अंदर, ठीक है। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको मजा आया होगा, कहानी में मजा आता ही है भाई आपका, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ये कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, पिछली बार ऑनलाइन में भी आया और ऑफलाइन में भी आपका पूछा जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारंपरिक तरीके से जल को संग्रहण करने के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना कौन सी है, जहां पर जल को कलेक्ट किया जाता है, जल को स्टोर किया जाता है। पहला है ट्यूबवेल। भाई ट्यूबवेल में तो किया ही नहीं जाता। ट्यूबवेल में तो क्या काम करते हैं, गांव के अंदर जाके देखना, खेत में के अंदर ट्यूबवेल लगा होता है, ठीक है यार। बहुत टाइम हो गया हमें भी नहाए हुए, अब गर्मियों में जाएंगे हम भी, जो हमारे गांव में भी लगा हुआ है ट्यूबवेल। तो वहां पर क्या होता है, ट्यूबवेल के अंदर पानी चलता रहता है, खेतों में पानी जाता रहता है, तो वहां पर जल को कलेक्ट नहीं किया जाता, वहां तो पानी निकलता रहता है ट्यूबवेल के अंदर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बावड़ी ऑप्शन सही रहता है। राजस्थान में जब आप लोग जाओगे बावड़ी, जो अलबिरूनी जो आए थे उन्होंने भी देखी थी बावड़ी की व्यवस्था देखी थी, जिससे काफी इंप्रेस भी हुए थे वो, ठीक है। तो बावड़ी की व्यवस्था रहती है, सीढ़ियों के थ्रू नीचे जाया जाता है और जहां पर पानी को कलेक्ट किया जाता है, जो बारिश का जो पानी आता है उसको फिर कलेक्ट किया जाता है, तो बावड़ी की व्यवस्था होती है। बोरवेल में नहीं किया जाता, हैंडपंप में नहीं किया जाता। हैंडपंप की वजह से तो जो भूमिगत जल है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो भूमिगत जल है यानी कि जो जमीन के नीचे का जो पानी है, उसके कम होने का सबसे जो बड़ा रीजन है ना, वो आपका हैंडपंप है, जिसको सनी देओल ने गदर फिल्म में उखाड़ लिया था, ठीक है। तो आपका हैंडपंप है, वो आपका सबसे बड़ा रीजन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक। तो बावड़ी इसका आंसर से हो जाएगा, वाटर को कंजर्वेशन करने का, स्टोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। और ट्यूबवेल से याद आ गया भाई, अब जाना पड़ेगा अपने गांव में दोबारा, हमारे गांव में भी ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, खेतों में। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं जी। सर मैं चुन्नू प्रसाद, मुजफ्फर जिले से, मेरा गांव बोचाहा है सर। ठीक है भाई, वेरी गुड। लाइब्रेरी के लिए भाई क्लास नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा, कौन सी करेंसी अबू धाबी में प्रचलित है।
डॉलर, रुपया, दिरहम या फिर टका? बताओ कौन सी प्रचलित है। अच्छा डॉलर रुपया तो सबको पता होगी, टका कहाँ की करेंसी है? टका के बारे में जरा बताओ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अबू धाबी की जो करेंसी है वो हो जाएगी आपकी दिरहम। अबू धाबी की करेंसी कौन सी है? दिरहम हो जाएगी। अबू धाबी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका देखता हूं किसको पता है। अबू धाबी के बारे में अगर बात करें, अबू धाबी को कहा जाता है रेत का टीला। रेत के टीले ही टीले यहां पर आपको देखने को मिलेंगे अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी के अंदर ना तो आपको नदी देखने को मिलेगी, ना तो आपको झरने देखने को मिलेंगे, ना तालाब आपको देखने को मिलेंगे। अबू धाबी में देखने को मिलेंगे आपको खजूर के पेड़। क्या देखने को मिलेंगे आपको? खजूर के पेड़ अबू धाबी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार ऑनलाइन पूछा गया कि जो अबू धाबी का जो टाइम है और जो हमारे इंडिया का टाइम है, दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है? 1.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं अबू धाबी के अंदर, अगर मैं टाइम की बात करूं अबू धाबी के अंदर और इंडिया के अंदर, तो कितने का अंतर है? 1.5 घंटे का अंतर है। ये अंतर आप लोगों को ध्यान करना है, 1.5 घंटे का अंतर है। अगर अबू धाबी के अंदर 7 बजे है तो इंडिया के अंदर बजेंगे 8:30, यानी हम जो है अबू धाबी से 1.5 घंटा आगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसकी लैंग्वेज बताओ जरा, चेक करो भाई आपको कितनी चीज आती है। खजूर का पेड़ तो मैंने बता दिया। लैंग्वेज, लैंग्वेज बांग्लादेश टका, ठीक है। अरबी, ठीक है, वेरी गुड भाई, अब सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो कौन सा होता है? तना होता है, पत्ती होती है, जड़ होता है या फिर फल होता है? आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे या रेस लगाने जाते होंगे या कुछ लोग जिम जाते होंगे, तो रात को चने को भिगो के रख देते होंगे। और जब चने को भिगो के रखते होंगे और चने को भिगो के आप लोग कपड़े में बांध के रखना, क्योंकि कपड़े में क्या होता है उसको सांस लेने में उसको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो जब आप कपड़े में भिगो के रखोगे, खासकर खुले की जगह कपड़े में भिगो के रखोगे, तो जब चना अंकुरित हो जाता है तो अंकुरित होने के बाद देखोगे जो उसकी जड़ रहती है वो जड़ आपको लंबी से आपको दिखेगी, व्हाइट व्हाइट से कलर की। ठीक है, तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होगा ना वो उसकी जड़ आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? जड़ आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर इसमें आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा पौष्टिक रहता है, फाइबर का काम करता है, क्योंकि अगर पेट सही रहेगा फाइबर का काम सही रहेगा। ठीक है, फाइबर अच्छा मिलेगा तो सारी चीज अच्छी खासी शरीर में लगेगी भी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, रोनाल्ड रोस आ गया। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो किस शोध के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला? हमारे उत्तराखंड के अंदर इनका मतलब वो हुआ था, जन्म हुआ था रोनाल्ड रोस का। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र में इनके योगदान के लिए मिला था इनको? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए, डेंगू मच्छर से फैलता है? नहीं, मलेरिया मच्छर से फैलता है। किसके लिए? कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से फैलता है, जिसका क्या नाम है मच्छर का? मादा एनाफिलीज। क्या नाम है? मादा एनाफिलीज। आपके मच्छर से फिलीज, मच्छर से क्या फैलता है? आपका मलेरिया फैलता है। और जो मलेरिया की जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है, वो किससे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है आपकी सिनकोना पेड़ के छाल से। किससे? आपके सिनकोना पेड़ के जो छाल होती है उससे बनाई जाती है आपकी मलेरिया की आपकी दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था आपके रोनाल्ड रोस को। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसका इन्होंने शोध करी थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं भाई आप अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपकी झूम खेती की ओर। ठीक है, झूम बराबर झूम आ गया आपका। तो झूम खेती के अंदर अंतर्गत पहले पढ़ लेते हैं झूम खेती क्या होती है। देखिए झूम खेती में क्या होता है, मान लीजिए किसी का खेत है भाई, ये किसी का, ये रहा किसी का खेत। अब खेत के अंदर ये मान लीजिए कोई फसल उगा दी, ये खेत के अंदर ये कोई फसल उगा दी। अब खेत के अंदर जब फसल उगा दी तो किसान ने फसल को काट दिया। अरे कट जा भाई, ये फसल को काट दिया। अब ये तो खेत ही उड़ गया। खेत के अंदर ये जब फसल काट दी तो काटने के बाद ये थोड़ी थोड़ी नीचे तक की फसल बचेगी ना, तो फसल काटने के बाद ये नीचे जो बच गई, नीचे जो अवशेष बच गया फसल का, उसको छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद ये क्या काम करेंगे, कुछ साल के लिए इसको छोड़ देंगे खेत को ऐसी।
फसल काट दी, फसल को ले गए और कुछ साल के लिए इसको ऐसी छोड़ देंगे फसल को। अब क्या होगा, यहां पर झाड़ फूस ऐसी उग जाएगी, ठीक है, ये फसल ऐसी बड़ी हो जाएगी, झाड़ फूस ऐसी उग जाएगी। उगने के बाद क्या काम करेंगे, माचिस की तिल्ली लगा दी इसके अंदर आग, आग लगाने के बाद यहां पर राख हो जाएगी सारी की सारी। ये क्या हो जाएगी, ये सारी राख हो जाएगी। फिर राख में क्या काम करेंगे, बीज लेकर आएंगे और बीजों को डालना शुरू कर देंगे इसके अंदर, और इसी में फिर खेती करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी बुआई नहीं करेंगे दोबारा, बीज डालकर इसी में खेती करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो भूमि होगी ना, ये जो जमीन होगी, ये फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी और खेती करना यहां पर बहुत आसान हो जाएगा। तो यही क्या होती है, यही आपकी झूम खेती होती है। इसके बारे में आप लोग समझिए, झूम खेती के बारे में। अब यहां पर इसी झूम खेती के बारे में आपके कुछ पॉइंट आपके दिए हुए जो आपके अपनाए जाते हैं, उनके बारे में एक एक करके हमको डिस्कशन करना है। तो चलिए भाई करते एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन, आपके झूम खेती के बारे में। ठीक है भाई, पहला दिया हुआ है कि एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं। मैंने बताया कि फसल काट दी, उसके बाद खेत को ऐसे छोड़ दिया, फिर उसमें कुछ अपनी झाड़ फूस कुछ भी आपको ना उग जाता है। तो पहला पॉइंट आपका सही है। खरपतवार, बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते, उखाड़ कर नहीं जलाते भाई, ऐसे के ऐसे छोड़ देते और फिर उसको जला देते, उखाड़ कर नहीं जलाते, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका गलत दिया हुआ है, उखाड़ते नहीं है, ऐसी जला देते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया। खरपतवार की जो राख होती है वो खाद के रूप में काम करती है, बिल्कुल सही बात है। वो खरपतवार की जो खाद बनेगी, जो यहां पर इसको जला दिया, उसी में बीज को बो के और उसी में जो अपनी फसल को उगा दिया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। जोतने का काम इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब ये जला दी जाती है तो इसी में बीज डाल दिए जाते हैं और इसी को अपना खेती के लिए तैयार करा दिया जाता है। इसमें जुताई कराने का कोई काम नहीं बनता। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही है और बी और डी आपका गलत है। ये आपका झूम खेती के बारे में चीजें है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहां पर आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोग झूम खेती के बारे में समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। तो सही कथन का आपको स्टेटमेंट करना है कि फसल काटने के बाद कौन कौन से पर्व आपके मनाए जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं पर्व के बारे में एक एक करके डिस्कशन, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। भाई पहला बिल्कुल आपका सही है। झारखंड में पोंगल नहीं, पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर? पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, झारखंड में नहीं। तमिलनाडु में नवान नहीं, तमिलनाडु में नवान नहीं, नवान मनाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो दूसरा तो गलत हो गया। गुजरात लोहड़ी को मनाता है, नहीं, लोहड़ी को मनाता है आपका पंजाब। कौन मनाता है आपका? लोहड़ी को मनाता है आपका पंजाब मनाता है। और केरल ओनम को मनाता है, ये सही है। केरल किसको मनाता है? ओनम को मनाता है। लेकिन यहां पर इसने ये गलत दे दिया, लोहड़ी वाला। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है, असम में आपका बिहू को मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में आपका नबान को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो भाई बी और सी आपका गलत है और ए और डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके स्टेट है और उनको मनाने वाले जो त्योहार है वो मैंने आपको यहां पर बता दिए एक एक करके, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपको ये रहा स्क्रीन पर। लगाते रहो भाई, मॉक टेस्ट लगाते रहो आप लोग ज्यादा से ज्यादा। मॉक टेस्ट जितना लगाओगे देख लेना उसका बेनिफिट आपको अपने एग्जाम में ना देखने को मिले, लगाते रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। अब महामारी के दौर में क्या काम करते हैं डॉक्टर? विटामिन सी वाले भोजन खाने के लिए आपके प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो है इसमें इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, दूसरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहे, ठीक है। तो विटामिन सी अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा, पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया तो पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा आपका विटामिन था विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। ब्रोकली में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। सोयाबीन में विटामिन सी पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी नहीं। काली मिर्च में नहीं पाया जाता, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन ये भी नहीं होगा। दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू नहीं। ब्रोकली,
स्ट्रॉबेरी और आपका नींबू, इसके अंदर आपका विटामिन सी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर विटामिन सी से आपको ये भी पूछ सकता है भाई इससे कौन सा रोग होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके ईवीएस के अंदर आपके कम पूछेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आपका पूछा जाएगा कि विटामिन सी के सोर्स कौन से होते हैं। जैसे ये जो आपके सोर्स हो गए ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, आपका नींबू वगैरह आपका पूछ लिया, तो यही आपका बेसिकली सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन कम आता है, आपका अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए 30 क्वेश्चन में आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। बेसिकली यार 30 क्वेश्चन नहीं थे, कम से कम 100 क्वेश्चन प्लस हो गए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित बहुत चीजें मैंने आपको बताई है। तो आज की वीडियो यहां पर खत्म हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मैं लेकर आऊंगा। कल मैं आपको किसी और सब्जेक्ट के करा दूंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर वाली आपकी कुछ मैराथन क्लास आपके लिए दे दूंगा। तो इस तरीके से आपकी सीटेट तक मैं आपकी जो लास्ट के टाइम में मेरी चीजें है वो आपके लिए और मैं आपके लिए दे दूंगा। ठीक है, और बाकी आप लोग जितना हो सके मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करिए। जितना मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट आपको ये दे देगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी आप लोगों का कितने स्कोर हुआ है, आप लोग अपना स्कोर बताइए ताकि पता लग सके आपका कितना स्कोर है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और चीजें आपके लिए आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार ये लाइक एंड शेयर का काम आप लोग बिना कहीं कर दिया करो, क्योंकि मैं कहता नहीं हूं, तो ये आप लोग कर दिया करो। ठीक है, और पूछे क्या क्वेश्चन आप लोगों का बचता है, फिर मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है जी, मत पड़ना चक्कर में, कोई नहीं है सचिन सर के टक्कर में। अच्छा ठीक है, वेरी गुड भाई। रेखा कुमारी 30 में से 30, अफरोज 30 में से 30, अकबर 30 में से 27, सुशील 30 में से 30। प्रणाम सर प्रणाम। पश्मीना बकरी के बाल ही तो बताया था भाई। कुछ पता है क्या होता है, जैसा आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कुछ शब्द जो होते हैं ना पढ़ाते वक्त, तो कुछ शब्द कुछ का कुछ निकल जाता है। तो आप लोग उधर से कुछ बोलते नहीं हो ना, तो शब्दों का कुछ पता नहीं चलता। भेड़ का बकरी निकल जाता है, बकरी का भेड़ निकल जाता है। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका। जी, वेरी गुड भाई, 30 में से 30, 30। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर। अच्छा। सचिन सर जैसा आप पढ़ा देते हो वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, एक बारी में दिमाग में फिट हो जाता है। आपकी तरह गेम का पढ़िया बहुत अच्छा होता है, थैंक यू वेरी मच। देखो यही मतलब एक टीचर के अंदर होना चाहिए क्वालिटी, कि एक ही बार में बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि दोबारा पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, वो कंसेप्ट मुझे शुरू से ही बेकार लगता है कि एक बार समझ में नहीं आया तो बेटा तू मेरे से 10 10 बार पूछ। तो 10 बार वाली नौबत बच्चों के सामने कभी आनी नहीं चाहिए। एक बार ऐसा एक्सप्लेन करो बच्चों के सामने कि उसी में बच्चों के सामने फिट हो जाए। तो मैं कभी अगर पढ़ाता हूं बच्चों के सामने, मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े वीडियो, एक ही बारी में उनके माइंड के अंदर फिट हो जाए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज तक मेरा रिकॉर्ड भी रहा है, जब कभी भी मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई चीज पढ़ाई है, तो मेरी कोशिश यही रही है कि इनको दोबारा वो चीज देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यही कोशिश रही है, और आई होप आप लोग जब टीचर बनोगे तब आप लोगों की भी यही कोशिश रहे। ठीक, ये आपको sachinacademy.com से मिलेंगे। गूगल पे जाओ, sachinacademy.com लिखो, वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, वहां पर आप लोग इसको करिए। ठीक है सर, मॉक टेस्ट में 80 नंबर ही आ रहे हैं सर, क्या करूं मैं, प्लीज बताइए। भाई अगर 80 नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो। नोट्स वगैरह के अंदर जो चीज दे रखी है उनको क्लियर करो। मैराथन क्लास देखिए, उनसे क्लियर करो। क्योंकि मॉक टेस्ट में 80 नंबर का आना, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कम है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में आप लोग तब जाना तब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद जाना आप लोग। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो तब मॉक टेस्ट के ऊपर जाओ, क्योंकि बहुत कम नंबर आ रहे हैं अगर आपके मॉक टेस्ट में सिर्फ 80 नंबर अगर आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मॉक टेस्ट पर जाना आप लोग, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। हाँ 150 का सेट होता है मॉक टेस्ट में भाई, सेम आपका सीबीएसई जैसे होता है।
साहब बहुत अच्छा पढ़ाते, ठीक है भाई ठीक। चलिए फ्रेंड, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, तो कल मिलता हूँ आप लोगों से ठीक 8 बजे। तो कल आप लोग 8 बजे आ जाना, कल किसी और दूसरे सब्जेक्ट के साथ आप लोगों से मिलूंगा। ठीक 8 बजे आप लोग आ जाना, तब तक आप लोग पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।